2026 को मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बनाना चाहता हूँ। सब लोग गोल लिखवाते हैं ना, मैं कह रहा हूँ गोल नहीं लिखो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड गोल तो पहले भी जानता है। प्रॉब्लम तो ये है कि आपके पास माइंड को चलाने की कला नहीं आती। किसी के बॉडी में कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हुई रहेगी, कोई इमेजेस के वजह से कुछ उसके लाइफ में हुआ रहेगा। और अगर आज वो इमेजेस को ठीक कर दे तो वो अपनी बॉडी को भी वापस से क्योर कर सकते। क्या वो इमेजेस को डिलीट करना पॉसिबल है? जी बिल्कुल, आप एनएलपी में तो ये पहले दिन में मैं कर देता हूँ। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हम एनएलपी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, हमारे माइंड पावर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं? चाहे आपको थायराइड अचानक हुआ है, चाहे आपको एसिडिटी हुई है, किसी को कैंसर हुआ है, इवन ओसीडी हुआ है, किसी का एडिक्शन आया है, बीमारियां तो मैं कह रहा हूँ कोई भी। कि आज जितने भी सक्सेसफुल या अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, जो चीज़ सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। वो अपने सबकॉन्शियस को कैसे ट्रेन करते रहेंगे जिससे कि वो सारी चीज़ें जो सोचते हैं वो तुरंत मिल जाती हैं। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट का शुरुआत हम इसी तरीके से करने वाले हैं कि 2026 आ रहा है, नया साल आ रहा है, और क्या ऐसा करे जिससे कि हम अगले साल में जो भी चीजें सोचे वो 100% कर पाए। बस यही सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए हमने आपके फेवरेट गेस्ट को बुलाया है, राम वर्मा सर। राम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच विराल जी, आपने एक बार फिर संवाद का अवसर दिया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद सोचते हैं कि 2026 को मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बनाना चाहता हूँ। 2026 में मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं किया हो। लेकिन फैक्ट ये है कि अभी भी वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी में है। तो ये आइडेंटिटी शिफ्ट करना क्या ज़रूरी है, क्या होता है और कैसे करें? देखिए, ये बेहद इम्पोर्टेंट है और हर पल आपको अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम करना चाहिए। आपकी पहचान क्या, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप से। आपके लिए हर जगह हर समय पर एक वर्ड दे रहा हूं मैं आपको, इस वर्ड को समझिएगा, पैरेलल रियलिटीज। इस समय मैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, पर मेरी और लाइफ में, आपकी लाइफ में इस समय पैरेलल रियलिटीज यानी कि समांतर कुछ वास्तविकताएं चल रही हैं। ठीक है ना। अगले पल पर इस पॉडकास्ट को करने के बाद आप कहीं और जाएंगे, आपकी वो रियलिटी है। मैं कहीं और जाऊंगा, मेरी रियलिटी है। ठीक है ना। और उस रियलिटी में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है ना। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे चोट भी लग सकती है। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कोई आदमी पहचान सकता है, अरे तुम तो राम वर्मा, चलो घर। ठीक है ना। और दे कैन ऑफर मी गुड टी और लंच। ये भी हो सकता है कि अगले पल में कुछ और बारिश होने लगे, अगले पल में कुछ और भी हो सकता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल रियलिटीज़ चलती हैं। सवाल यह है कि क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि किस रियलिटी पर आप जाकर रुकेंगे। यह आपके इंटरनल वर्ल्ड में पड़े हुए नैरेटिव्स, बिलीफ, आपकी पहचान और आपके संस्कार, जिनको हम वैल्यूज़ कहते हैं, वो हर वक्त डिफाइन करते रहते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, आप अब अगले पल में क्या करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, जितनी भी हमारी एक्टिविटी है वो हमारी आइडेंटिटी से ही बनती है। अगर मैं एक किडनैपर हूँ, मान लेते हैं, और इस समय मैं बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलूँगा, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में मैं किडनैपर हूँ, तो जल्दी ही वो चीज़ दिखाई देने वाली है। ठीक है ना। मैं बहुत देर तक एक्टिंग नहीं कर सकता। करेक्ट। क्लियर। तो जब भी आप बदलाव करते हैं तो सबसे पहले बदलाव, दुनिया कहती है कि अपने एक्शन को बदलो, लाइफ बदल जाएगी। एक्शन बदलना इतना आसान नहीं है। एक्शन तो किसी भी पेड़ के पत्तों की तरह है, फूलों की तरह है, फलों की तरह है, वो तो वही आएंगे। अगर कीकर का पेड़ है तो कांटे ही लगेंगे, और आम का पेड़ है तो आम ही लगेंगे। करेक्ट। सवाल यह है कि अगर आपको कुछ बदलना है तो वो बीज बदलना है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने कुछ एक किताबें पढ़कर जो यूरोपियंस ने लिखी हैं, हमने उनकी रियलिटी को ही अपनी रियलिटी बना लिया है। समझ गए। जबकि हमारे पास अद्वैत सिद्धांत जैसा एक प्रिंसिपल है जो सिर्फ ये कह रहा है कि आपकी इंटेंशन से पूरा यूनिवर्स घूमता है, चलता है, और हर समय आप अपनी इंटेंशन से यूनिवर्सल फोर्सेस को जागृत करते हो, इन्वोक करते हो। और इन्वोक तो हम करना जानते हैं, हम दिवाली पर हम पूजा करते हैं लक्ष्मी की। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो आपकी पहचान है वही तय करेगी कि आपके एक्शंस क्या होंगे। वो तय नहीं करेंगे कि आप, दुनिया क्या कह रही कि ये एक्शन कर लो, वो थोड़ी देर के लिए आप करोगे, फिर तक जाओगे। तो बेसिकली गड़बड़ ये होती है कि 95% जो फेल हो जाते हैं नए साल पर रेजोल्यूशन करने में, वो पुरानी पहचान से नई नई चीज़ों को पाना चाहते हैं। करेक्ट। अगर मैं कंगाल हूँ तो अगले पल पर मैं कैसे BMW खरीदूंगा। तो BMW खरीदने के लिए, BMW जो जिस क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगी, वो कंगाल नहीं है। ट्रू। वो साइकिल तो अट्रैक्ट कर लेगी उसको। ठीक है ना। लेकिन वो BMW से अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो इसमें BMW की प्रॉब्लम नहीं है,
इसमें इंसान उसमें खुद की प्रॉब्लम है कि मेरी पहचान क्या है। ट्रू। तो पैरेलल रियलिटीज़ में बिलाल भाई हमेशा आप उस इमेज को बनाना शुरू करो। और क्वांटम कॉन्शियसनेस को अगर आप पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स को अगर आप पढ़ेंगे, तो वो यही कहती है कि आप अपने फ्यूचर में उन क्वांटम इवेंट्स को बनाना शुरू करो, लेकिन वहाँ पर ये मत पूछो कि ये कैसे पूरी होंगी, कैसे पर फिजिक्स लग जाती है न्यूटन की। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, मानो तुम्हें वो मिल रहा है, उस पर अपनी पूरी की पूरी इंटेंशन एंड इंटेंसिटी लगा दो। तो अगर आप उस मान लेते हैं मैं आज उसी आइडेंटिटी को लिए बैठा हूँ, नहीं भाई मैं तो गांव का एक कंगाल आदमी हूँ, मेरे पे कहाँ आएगा, तो मैं बढ़िया इमेजिन कर ही नहीं सकता, मैं बढ़िया उस इमेज को बना ही नहीं सकता। मैं यही कहूँगा कि यार मुझे कहीं क्लेरिकल का जॉब मिल जाएगा, करेक्ट, एक दिन मैं फिर स्किल सेट तैयार करूँगा तो मैं मैनेजर बन जाऊँगा, फिर मैं जो है 1 लाख रुपए महीना कमाऊँगा। क्योंकि सोच उतनी ही है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा कन्वेंशनल फिजिक्स है। लेकिन जो हमारी एनर्जी की फिजिक्स है वो ये कहती है कि अगले मोमेंट पर आपके लिए सभी संभावनाएं हैं। ठीक है ना। वहाँ पर ये नहीं है कि आपको हाई स्कूल फिर इंटरमीडिएट फिर बीएससी और फिर एमएससी करने के बाद आपको ये चीज़ें मिलने जा रही हैं। वो कन्वेंशनल साइंस है। करेक्ट। क्वांटम साइंस ये कह रही है कि वहाँ पर जाकर तुम कौन हो, वहाँ पर जाके तुम्हें क्या रिवार्ड चाहिए, यह अभी आप तय कर लो। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कौन है, करेक्ट, आपकी आइडेंटिटी क्या है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो सर ये ऐसी एनर्जी डेवलप कैसे होती है? पहले इसके बारे में आपको ये समझना होगा, सिंपल समझना होगा। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, मान लेते हैं आप धन पाना चाहते हैं, वह एक एनर्जी ही तो है। हाँ। ठीक है ना। आप लोग उसे उसमें देख रहे हो, कुछ लोग उसे सोना देख लेते हैं, कुछ चांदी देख लेते हैं, बेसिकली वो एक एनर्जी है। इसको अगर आप समझें ना थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स को समझ हल्का सा समझ लेते हैं। ये जो माइक है ये इस समय मटेरियल के कोस्ट तरह मेरे पास है, ये चेयर है ये मेटेरियल की तरह है, ये कपड़ा है ये मेटेरियल की तरह है, ये हमारा मकान है, स्टूडियो है, ये एक मटेरियल है, मैटर है। जब हम इस मैटर को तोड़ते हैं छोटे पार्ट में तो ये पाया गया कि ये मॉलिक्यूल का बना है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है हमें मॉलिक्यूल ले आने चाहिए थे, हम मॉलिक्यूल ही लेकर आते हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूल को फर्दर तोड़ा गया फिजिक्स के द्वारा तो पाया गया वो एटम का बना है। अब एटम को भी जब फर्दर तोड़ा गया तो पता चला कि वहाँ पर मात्र एक वेव और एनर्जी है। वेव में दो चीज़ें होती हैं, एक इंफॉर्मेशन होती है और एक वेव लेंथ होती है। करेक्ट। तो पहली बात यह है कि हर जगह हर एक एनर्जी में एक इंफॉर्मेशन होती है, वेव लेंथ में भी एनर्जी एक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आप अगर आम आदमी को देखेंगे, एक स्वस्थ आदमी है, उसका आप दिल का जैसे ईसीजी करेंगे तो एक आ जाएगा कि ये ऐसे आ रहा, ऊपर नीचे हो तो ऊपर नीचे आ रहा। लेकिन अगर वो गलत आ रहा है तो हम कह देंगे इस भैया इसकी वेवलेंथ बिगड़ रही है, तो ये सीरियस है। और अगर सपाट आ जाए तो हम कहेंगे आदमी नहीं है। ठीक है ना। तो बेसिकली हर एक एनर्जी जो भी वेवलेंथ है और उस इंफॉर्मेशन देकर जाती है। गॉट माई पॉइंट। तो बेसिकली आप जब हम एटम के अंदर गए तो वहाँ पर हमें बहुत दिन तक ये पढ़ाया गया वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जो नई थ्योरी आई है और 2025 का जो इवन नोबेल प्राइज भी मिला है जिसका नाम है क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग 2025 का कह रहा हूँ, यानी कि अब से 4 महीने पहले या 3 महीने पहले। मैं इसके बारे में बताता हूँ, बहुत सारे दर्शकों के यहीं रुक जाएंगे, आपका भी सवाल नहीं तो यही आएगा। क्वांटम टनलिंग का मतलब यह है कि जब आप किसी बॉल को मान लेते हैं, किसी गेंद को आप दीवार पर मारते हैं तो वो वापस आती है। ऐसा आपको दिखाई देता है, मुझे भी दिखाई देता है। राइट। ये कन्वेंशनल फिजिक्स देख रही है, ये आंखें देख रही हैं, क्यों? ठीक है ना। तो आंखें देख रही है तो भाई यही सच होगा। तो आंखें तो भी इसी स्टूडियो को देख रही हैं, इसका मतलब बाहर तो रोड है ही नहीं, एक्सप्रेस हवाई है वे है ही नहीं यहाँ पर, नहीं, इसके परे भी है। तो क्वांटम टनलिंग में यह है कि जब वो बॉल उस पर मारी गई तो ऐसा देखा गया कि उसमें से कुछ एक इलेक्ट्रॉन इस दीवार से पार हो गए इस बॉल को छोड़कर। यानी कि उन्होंने एक टनल बना ली इस दीवार के थ्रू। तो बेसिकली जब हम क्वांटम टनलिंग को पढ़ते हैं ना तब हमें समझ में आता है कि जो हमारे सामने दीवार है और उसके परे जब वो दीवार हमारे बिलीफ की है, वो दीवार हमारी बेकार की आइडेंटिटी की है, वो दीवार हमारे बेकार के एक्शंस की है, वो दीवार हमें दिए गए नैरेटिव्स की है जो हमें दिए गए हैं, वो दीवार लोगों की बातें हैं जो कहा गया है कि तुमसे कुछ नहीं होगा। और इन दीवारों से टकराकर हमारी जो गोल की इंटेंशन है ना वो वापस आ जाती है और कोई इलेक्ट्रॉन उससे पार नहीं होता।
जिस दिन आपने अपने बिलीफ्स को तोड़कर, यानी कि बिलीफ से इस दीवार को तोड़कर उधर जाना शुरू कर दिया जहाँ पर आपके लिए कॉस्मिक फील्ड में सभी पैरेलल रियलिटी, सभी संभावनाएं हैं, और उधर जाकर चीज़ों को देख लिया, तो आप पार हो जाओगे। आम आदमी को यह दीवार दिखाई देती है, मैं गांव का हूँ, मेरे कुछ नहीं का, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, हाँ। अब मेरे पास माता पिता का भी साया नहीं है, मुझे तो पैसा भी मेरे पास नहीं है, सारे ब्लॉकेज, और वो सारी ब्लॉकेज आपके सामने दीवार की तरह खड़ी हैं, और आपकी इंटेंशन है कि अब मैं बड़ा आदमी बनूं, और वो वापस आ जाती है क्योंकि आपने दीवार अपने सामने लगा ली है। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है, जो मैं कह रहा हूँ अब फिर वहीं आ जाता हूँ, वो ये कहती है कि आप जो एनर्जी है लास्ट में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, वही एनर्जी के भी पार्ट आप ही हैं, मैं भी उसी एनर्जी का बना हुआ हूँ। ये बॉडी है, बॉडी के परे है ऑर्गन है, ऑर्गन के परे टिश्यू है, टिश्यू के परे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के परे एटम है, और एटम के पास वो एनर्जी है। करेक्ट। जिसे हम माइंड से खराब कर देते हैं, माइंड के डर हैं, माइंड के फोबियाज हैं, इसीलिए एनएलपी जरूरत पड़ती है। तो ये देखा गया है विराल, कोई भी किताब पढ़ लीजिएगा, ये तो फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी तो मैं बताया तो छोटी सी बात है। बेसिकली एटम के अंदर एनर्जी है, और जैसे ही हम जहाँ पर भी हम देखते हैं उस एटम के अंदर, वहीं पर हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। अगर वो यहाँ देख रहे हैं तो मुझे यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर पार्टिकल हो गया, और अगर मैं इधर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो अब यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है, इसे हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं, इसे कोलैप्सिंग द वेव भी कहते हैं फिजिक्स में। ये मेरे वर्ड नहीं है, करेक्ट। सिर्फ इतना सी बात है कि मैंने उसकी भी जितनी भी बुक्स हैं सारी पढ़ रखी हैं, और कम से कम 20-20 बार पढ़ ली हैं अब तो। जिस तरह से माइंड गट की किताबें पढ़ रखी है, मुझे शौक ही यही है, करेक्ट, ठीक है ना, कि मैं तह तक जाता हूँ। तो याद रखिएगा, बेसिकली हमारा ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या है ये तय करता है। जब आप एनर्जी की बात करते हैं तो हम एनर्जी तो तैयार है कोलैप्स होने के लिए, लेकिन आप किस चीज़ में उसको बदलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो समझने के लिए, ठीक है ना। शायद मैंने किसी पॉडकास्ट में दिया भी होगा, नहीं तो दिया भी है तो दोबारा मैं बताता हूँ नए दर्शकों के लिए। फिलहाल ये सोचिए कि आप एक कार में जा रहे हैं हाईवे से, बड़ा बगल में एक लोहे का टुकड़ा पड़ा है, जंग लगा हुआ, आधा किलो का, 1 किलो का। आप कभी अपनी मर्सिडीज को तो नहीं रोकेंगे उसे उठाने के लिए, ठीक है ना, बिकॉज आपने उसमें ऑब्जर्व क्या किया, यूजलेस है मेरे लिए। लेकिन वहाँ से एक लड़का गुजर रहा है, एक जो कबाड़ इकट्ठा करता है, उसके लिए वो ज़रूरी है, ठीक है ना, वो उठा लेता है। वो क्या मानता है कि ये मेरा 2 या 3 रुपये में बिक जाएगा। उसने कितने का देखा, वो 2 या 3 रुपये की कॉस्ट, वैल्यू। वो जाता है कबाड़ी के पास, कबाड़ी कहता है यार 1 किलो लोहा है, इसे मैं 10 रुपये 2 रुपये इसको दे देता हूँ, 3 रुपये इसको देता हूँ, क्योंकि मैं इसको 20 रुपये का बेच दूंगा। करेक्ट। तो वो इसमें 20 रुपये देख रहा है। अब वो कबाड़ी के स्क्रैप का जो डीलर है वो इसमें 50 रुपये देख रहा है, और जो कंपनी इसको लेगी जहाँ लोहा पिघला जाता है वो इसमें 110 रुपये 120 रुपये किलो लोहा बिकता है, वो इतना देख रहा है। तो हर आदमी ने इस लोहे को अलग तरीके से देखा है। लेकिन अगली बात मैं बताता हूँ, एक आदमी है जो मान लेते हैं किचन का चाकू बनाता है, वो कहेगा यार मुझे दे दो। वो पता है कि इसमें से वो 30-40 चाकू बना देगा, और एक चाकू 20 रुपये का भी बिकेगा तो वो 600-700 रुपये कमा लेगा। उसकी सोच कहाँ तक गई, 600 तक। लेकिन आप सोचिएगा कि अगर एक कंपनी का, जो कार की कंपनी का मैन्युफैक्चरर है, और वो कहेगा इसमें मैं कार्बोरेटर बना दूंगा, तो वो 15,000 का बिक जाएगा। लेकिन अगर रोलेक्स कंपनी का मालिक इसे देखेगा तो वो कहेगा मैं इस पर स्प्रिंग बना दूंगा जो 15 करोड़ का बिक जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या आएगा, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। किसी भी अपॉर्चुनिटी में क्राइसिस हो जाती है पैदा, और हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ देखने वाले के ऊपर है। तो 2026 में आप सबसे पहला काम करें कि आप अपने ऑब्जर्वर इफेक्ट को ठीक करें। और मैं जो भी बात कहूँगा वो साइंटिफिक कहूँगा, सिर्फ ये नहीं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। बेसिकली ऐसा वैसा करने से तो ये हो सकता है कि एक आदमी के लिए हो गया हो, लेकिन वो रूल नहीं बनता। रूल वो बनता है जो रूल 100 में से 90 के साथ काम करे। करेक्ट। वो नहीं बनेगा। कल मान लेते हैं मैं आपके सामने यहाँ बैठ के मैंने ये रूल लगाया था कि मैं ऐसे करा करता था, मैंने पानी को ऐसे पड़ गया है मारा और उसको ऐसे कर दिया, तो मैंने BMW आ गई। भैया बहुत सारी और भी चीज़ हुई होंगी, ठीक है ना। तो ये रूल नहीं है। रूल वो है कि मैं भी कर लूँ और मेरे गाँव का आदमी भी कर ले, और यही रूल मैं किसी बड़े आदमी को भी बताऊं कि तुम अपनी बीमारियों को ठीक करना है तो अपने ऑब्जर्वर इफेक्ट को ठीक करो। सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा। माइंड सब सारी बीमारियों को ठीक कर देता, माइंड सारी बीमारियों को ठीक कर देता, लेकिन सवाल तो यह है कि माइंड, बीमारी और बॉडी का संगम कौन पढ़ाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
सर एब्सोल्युटली आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि ऑब्जर्वर इफेक्ट आपको सही करना है। हाँ, लेकिन एक थोड़ा इजी स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में बताइए कि अगर मैं समझो एक पर्सन हूँ जो सोच रहा हूँ कि यार 2026 को मुझे सक्सेस बनाना है, आपने बताया कि भाई ऑब्जर्वर इफेक्ट ठीक करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेगेटिव बिलीव्स मेरे दिमाग में बैठे हुए रहते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ मुझे दिखती ही नहीं है। तो पहले तो ये ऑब्जर्वर इफेक्ट ठीक कैसे करना, और दूसरा ये नेगेटिव बिलीव्स को कट डाउन कैसे करना जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट वर्जन को इजीली देख पाऊँ। सिंपल सी बात, पहली चीज़ होगी, जब भी आप मान लेते हैं आप एक आदमी हमारे साथ बैठा है और मुझे उसे काउंसल करना है, और मैं काउंसलिंग ही देता हूँ, हाँ। ठीक है ना, मैं कॉरपोरेट में भी काउंसलिंग देता हूँ, मैं इंडिविजुअल्स को भी देता हूँ, मैं दूसरे लोगों को भी देता हूँ अपनी टीम के साथ। पहली चीज़ ये होती है कि जब भी आप शुरुआत करें तो आपके पास पहला एक जंप चाहिए आपको, जिसको हम क्वांटम जंप कहते हैं। क्वांटम जंप का मतलब होता है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट को छोड़कर फिजिक्स में अचानक एक डिसीजन लेता है कि वो दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, और पुराने ऑर्बिट के रूल्स को वो नहीं मानता, क्योंकि पुराने ऑर्बिट के रूल है कि वो इतना ही घूमेगा। करेक्ट। लेकिन अचानक वो बड़ी ऑर्बिट में जाता है जहाँ बड़ा राउंड लगाने को तैयार है, यानी कि वो उन प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है जहाँ पर बड़ी ऑर्बिट है, ठीक है ना, छोटे को छोड़ देता है। और हम सब यही चाहते हैं, याद रखिएगा, जीवन में हम हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं विरल। वी वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ। हम कभी भी यथास्थिति, यानी कि जैसे हम कल थे वैसे ही आज रहें, हम कोई नहीं चाहता है। ट्रू। हम हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे में, रिश्ते में, हेल्थ में, ठीक है ना, अपनी ग्रोथ में, जॉय में, एडवेंचर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, डोनेशन में, ठीक है ना, जो भी आपकी वैल्यूज उन्हें पूरा करते हैं। तो पहला क्वांटम जंप अगर आप मारना चाहते हो तो पहला काम करें, और जहाँ से शुरुआत करें कि आज एक पेपर लें, पेन लें, और कम से कम 3 घंटे के लिए बिल्कुल मोबाइल को बंद करके एक गिलास, एक बोतल पानी लेकर, ठीक है ना, एक सैंडविच लेकर आप बैठ जाएं किसी आराम से, किसी जगह पर जाके, किसी पार्क में जहाँ पर आप कोई 3 घंटे के लिए आपको डिस्टर्ब ना करें। और आप सबसे पहले गोल नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे, आप चाहते क्यों हैं। याद रखिएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहली बार आपकी कॉन्शियसनेस जो दबी पड़ी है आपके माइंड के द्वारा, याद रखिएगा, आपके अंदर जो एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, एनएलपी के परे की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर कभी और गहराई तक बात होगी। बेसिकली हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर माइंड है, ठीक है ना, जो चलाता है कि ये करना है। ब्रेन एक बॉडी मात्र है, बॉडी मॉलिक्यूल की बनी है, मॉलिक्यूल टिश्यू का, टिश्यू का बना है ब्रेन, ब्रेन क्या टिश्यू मॉलिक्यूल का बना है, वो एटम का बना है, फिर उसके अंदर एटम के अंदर एनर्जी है। याद रखिएगा, एनर्जी अलग है और माइंड अलग है। इस माइंड ने इस एनर्जी को खराब कर रखा है। करेक्ट। तो पहली चीज़ यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जहाँ पर आपके 86 बिलियन न्यूरॉन हैं, उन्हें तय करवाएं, उन्हें बताएं कि आपके लिए वाही क्या है, जरूरी क्यों है। और कई बार जो वाही बनाते हैं ना लोग, ये कहेंगे ये तो 3 घंटे कहाँ लगेंगे यार, या क्या पागलपन की बात कर रहा है, 3 घंटे में स्क्रॉल कर लूँगा रील्स को। मिलना कुछ नहीं है वहाँ से, लेकिन 3 घंटे में मैं बताता हूँ। कई बार मैं अपनी वर्कशॉप में कहता हूँ कि बताओ तुम्हें पैसा चाहिए, हाँ, कारण बताओ, 5 कारण बताओ, नहीं मिला तो 5 दुख बताओ, और मिल गया तो 5 सुख बताओ। ये सोचते सोचते ही स्ट्रांग हो जाएगा अपना वाई। हाँ, लेकिन गड़बड़ क्या करते हैं वहाँ पर, वो कहते हैं कि सर आई विल बी हैप्पी। मन का हैप्पी तो आप रॉयल स्टैग के 2 पैक लगा कर भी हो जाओगे। यानी कि ये दिस इमोशन इज रिप्लेसेबल। ट्रू। समझने की कोशिश करिएगा। वो कहता है आई विल फील सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड तो आप बढ़िया सा खाना खा के मारवाड़ी थाली वहाँ से भी हो जाओगे। हाँ, करेक्ट। ठीक है ना। तो आपके पास ऐसी चीज़ें, आपके पास वाई हैं जो आधे घंटे में ख़त्म हो जाएंगी। वो कहते हैं सर समझ में नहीं आई। फिर आप बताइए कि वाई को कैसे ढूंढें। अगर आप पहला क्वांटम जंप मारना चाहते हो 2026 के लिए, और उस डायरी को कभी नहीं खो पाएंगे लाइफ में आप, नहीं तो 15 तारीख को डायरी नहीं मिलती जिसमें आपने गोल लिखे थे। सब लोग गोल लिखवाते हैं ना, मैं कह रहा हूँ गोल नहीं लिखना, वाई लिखना है। क्यों कोई गोल पूरा करना है, मैं बताता हूँ। आज आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। एक माँ है, उसके बेटे के पैर में कट लगा हुआ है, और वो ढूंढ रही है डॉक्टर को, खून बह रहा है। वो कभी अपने कपड़े से बांध रही है, कभी हाथ से बांध रही है, बच्चा चिल्ला रहा है। ये आप उस माँ से कह के देखो कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा, छोड़ो इस बच्चे को, बहने दो खून, क्या वो मान जाएगी? नहीं। अच्छा 1 करोड़ का ऑफर करके देखें, जरा भी नहीं ना। याद रखिएगा, उस माँ के लिए उस बच्चे के ठीक होने पर जो इमोशन उसको मिलेंगी वह नॉन रिप्लेसेबल है। जिस दिन आपके पास रिप्लेसेबल इमोशंस है ना, आप लोगों को रिप्लेस कर देंगे। सही है। आप चीज़ों को रिप्लेस कर रहे हैं, छोड़ो ना, रिप्लेसेबल है ये तो।
याद रखिएगा, आपके पास ये बताइए कि आप जिन गोल्स को पूरा करना चाहते हैं 2026 में, वो वाई क्या है आपके पास? ठीक है ना? जब लोग कहते हैं कि यार 66 साल की उम्र में आपका बीपी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शुगर ठीक है, हाँ ठीक है, दौड़ भी लगाते हो। आज भी मैंने मुंबई के जुहू बीच पर दौड़ लगाई है, ठीक है ना? 5 लोग भी मुझे मिले हैं, दौड़ते हुए ही मिले हैं, ठीक है ना? तो भाई मेरे पास कोई भाई होगा तभी तो मेरी बॉडी, नहीं तो मैं सो भी सकता था आराम से एसी चलाकर। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उस इमोशन को ढूंढिए, जो इमोशन इन गोल से ही पूरी होगी, और वो इमोशन आपको नया दोस्त, नई गर्लफ्रेंड, नए बॉयफ्रेंड मिल जाए वो पूरी नहीं होगी, नया शहर मिल जाए वो पूरी नहीं होगी। यानी कि आप जहाँ पर भी जाएं इस इमोशन को जरूर पूरा करें, चाहे आपको कोई भी मिले, देन यू विल क्रिएट ए न्यू अपॉर्चुनिटी। तो पहली चीज़ है उस आदमी को जो 2026 में कुछ करना चाहता है, वो इस भाई को लिखे। अगर ये गोल पूरे हो गए, करेक्ट, तो मेरे क्या प्लेजर्स होंगे, इमोशंस क्या होंगे, और वो याद रखिएगा तब आएंगी जब आप डीपली हार्ट से करेंगे, माइंड से नहीं। हार्ट में क्या है, जिसके पूरे ना करने पे आपका हार्ट सिंक हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा ये है वो। नहीं तो लॉजिकली तो ठीक है, मेरे पास पैसा आएगा, जरा दुनिया को घूमूंगा, और नहीं घूम हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पहली चीज तो ये है। ट्रू ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत अच्छे तरीके से बता दिया आपने कि वाई एकदम स्ट्रांग होना ये चाहिए, पहली चीज है। हाँ, उनमें से एब्सोल्युटली। लेकिन सर ये वाई लिखने के बाद भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव बिलीव्स दिमाग में आते हैं कि यार नहीं हुआ तो कैसे होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या सच में ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये नेगेटिव बिलीव्स सबकॉन्शियस को क्या लेवल तक खराब कर सकती है, और कैसे ये बिलीव्स को हम निकाल सकते हैं? हाँ देखिए, जब हम पहले चैप्टर को, पहले अगर स्टेप को आपने पूरा कर लिया, हाँ, पहला स्टेप अगर पूरा कर लिया, तो अब आपका दूसरा काम है कि जो आपने गोल्स बनाए हैं उन गोल्स को भी मैंने नहीं बनवाया, अभी वाई लिखवाया है। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पर गोल बना दिया तो गोल वैसे ही बनेगा जो मेरे बिलीफ के हैं। हाँ, अगर मेरा बिलीफ यही है कि यार 1 लाख रुपए महीना कहाँ कमाया, कहाँ कमा सकता हूँ मैं, करेक्ट, तो मैं पहले ही 75,000 लिख दूंगा। हम्म। तो इसका मतलब है कि अभी गोल लिखने से पहले पास्ट पैटर्न आपको के पहला हिसाब से काम करना होगा कि आपको पुरानी सेल्फ इमेज को पीछे छोड़ना होगा छोड़ना होगा। और नई सेल्फ इमेज को लेना होगा। करेक्ट, याद रखिएगा, ये पाया गया है साइकोलॉजी में कि हम 6 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ इमेज को बर्बाद कर देते हैं। कई बार स्कूल्स में, जब हमें स्कूल में बताया जाता है ये तुमने ए अच्छा नहीं लिखा, यू आर यू कांट डू एनीथिंग, आपसे मैथ्स भी नहीं आता, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। फिर आप घर में गलती कर देते हो तो वहाँ पे आपको एक नया बिलीव मिल जाता है, तुम तो पानी गिराते हो, अच्छे बच्चे नहीं हो, अच्छे बच्चे तो ये करते हैं। तो आपकी जो सेल्फ इमेज है वो मैनिपुलेटेड हो जाती है, यानी कि आप पेरेंट्स को खुश करने के लिए उनके रूल्स को अपनाते हैं। टीचर खुश रहे इसीलिए आप ABCD अच्छा लिखते हैं, वो नहीं लिखते जो आपको लिखना चाहते हो। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करना होगा। तो सेल्फ इमेज का अभी गोल बनाने से पहले आप एक काम करें, इमेजिन करें कि आपके सामने कुछ दूरी पर आप अपने आप को देख रहे हैं और आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है, इसे डिवाइन रिमोट कंट्रोल कहते हैं। इमेजिन करिए कि इस रिमोट कंट्रोल को लेकर आप अपनी सेल्फ इमेज को नए तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पर ऐसा लग रहा हो कुछ कांटे चुभ रहे हैं आपकी पर्सनल इमेज में। इमेजिन करो वो सामने ठीक हो चुका है। आप लगते हैं कि मैं बड़ी चीज़ों के लिए डिजर्व नहीं करता हूँ या करती हूँ। इमेजिन करें सामने कि जो आपका नया अवतार है वो उन चीज़ों को डिजर्व करता है और उनको मिल भी रही है। करेक्ट, ठीक है ना। और अब जाकर उसके साथ मर्ज करें हजारों बार, सैकड़ों बार तो कम से कम उस नई इमेज को अपने मानस पटल पर, मेंटल स्क्रीन पर मर्ज कर देखना शुरू करें। और जैसी उसकी फीलिंग आपके अंदर आएगी, एक सेंसेशन, एक वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, ये वही पल है कि आपने पुरानी सेल्फ इमेज से पीछा छुड़ाकर एक नई सेल्फ इमेज को बनाया। अब आप गोल बनाएंगे। गोल्स किस तरीके से बनाने चाहिए? देखिए, गोल बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका भाई है वहाँ पर आप 90% काम कर चुके होते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड गोल तो पहले भी जानता है। प्रॉब्लम तो ये है कि आपके पास माइंड को चलाने की कला नहीं आती। NLP में मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस बीच में रोक। हमारे पास ये फ्रंटल लोब होती है, ठीक है ना, ये टेम्पोरल लोब होती है, जहाँ पर हमारी आवाज़ें भरी होती हैं, वो इस एरिया में भरी होती हैं। कई बार लोग कहते हैं मेरे कान बजते रहते हैं, टिनाइटिस हो गई, ठीक है ना। ये हमारे पैरिएटल लोब होते हैं यहाँ पर, और पीछे होती है ओसिपिटल लोब, ये यानी कि यहाँ हमारी पिक्चर्स यहाँ बनती हैं, आंखों से जाकर यहाँ स्टोर होती हैं, यहाँ पर हमारी सेंसेशन स्टोर होती हैं।
इसीलिए कई बार आपको लगेगा कि सर के ऊपर चींटियाँ चल रही है। और ये होती है हमारी टेम्पोरल लोब। ये सबसे इम्पोर्टेंट लोब है। बेसिकली यहाँ पर ही सारे के सारे हमारे एक्शंस होते हैं। बहुत सारे लोग अभी मुझे सुन रहे होंगे, उन्हें लगेगा यार मैं कर लूँगा, लेकिन न कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो फ्रंटल लोब है, ये ज़रूरी नहीं कि आप एक्टिवेट कर पाए हों। फ्रंटल लोब के परे भी एक और चीज़ है, उसका नाम है मोटर कोर्टेक्स। बेसिकली मोटर कोर्टेक्स आपके वाई को पकड़ती है और वो आपके टेम्पोरल लोब को बताते हैं कि अब ये करो। अब मोटर कोर्टेक्स को आपको मैसेज देना है कि मुझे क्या चाहिए, और यहीं पर गोल सेटिंग करते हैं। अब ये गोल सेटिंग वो गोल सेटिंग नहीं जो कोई भी कहीं भी करा रहा हो। या देखिए हमारी गोल सेटिंग बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसलिए इस गोल सेटिंग को करते हुए सबसे पहले आपने जो वाई क्रिएट करा है, दूसरा काम आपको ये करना है कि आप अपने गोल्स को पेन ओरिएंटेड ना बनाइए, बल्कि प्लेजर ओरिएंटेड बनाइए, मतलब आउटकम ओरिएंटेड बनाइए। अगर मैं गरीबी से पीछे छुड़ाना चाहता हूँ, इसकी जगह मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ये गोल होगा। गड़बड़ क्या होती है कि जब भी लोग हमारे पास आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, मुझे रोजाना ही करीब हमारे पास 100 से ज़्यादा इंक्वायरी पर डे आती है। 100 से ज़्यादा हमारे पास ईमेल आ जाते हैं, सर मैं कैंसर ठीक करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मैं तो कैंसर ठीक करना जानता ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा सर पर आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने कहा लेकिन किसी ने ये कहा कि कैंसर ठीक कर दो। हाँ सर क्या? मैंने कहा उन्होंने गलत कहा। बेसिकली मैं आपको हेल्थ वापस देने के लिए तरीके बता सकता हूँ। अगर आप ये कहें कि मैं काले हाथी को नहीं देखना चाहता इस समय, तो काला हाथी ही दिखाई देगा। तो बेसिकली आपका पहला गोल ही गलत होता है कि मुझे इस बीमारी से पीछे बाहर निकलना, गलत। मुझे कंगाली को पीछे छोड़ना, गलत। मुझे दुख नहीं चाहिए, हे भगवान, गलत। ठीक है ना। जब आप कहते हैं हे भगवान मेरे जीवन से अंधकार दूर करो, तो भगवान भी कंफ्यूज है कि यार मैंने अंधेरा तो दिया नहीं था। लेकिन अगर आप ये कह लें हे भगवान मुझे एक मोमबत्ती दे दो, तो बाहर अवेलेबल है, 25 पैसे की आ जाएगी। तो हमें यही नहीं पता हमें मांगना क्या है। तो याद रखिएगा, पहला गोल जब भी बनाएं तो आप हमेशा पॉजिटिव बनाएं, यानी कि संभावनाओं से भरा हुआ हो। मत चेक करें कि मुझे कैंसर है तो ठीक कैसे करूं। आप सिंपली ये कि ये अब मैं अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी कैसे रखूं, और तरीके मिलने शुरू हो जाएंगे। पहली चीज़ इसका है। दूसरी चीज़ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबकॉन्शियस की कला है। याद रखिएगा, अगर मेरे माइंड और बॉडी ने किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि उन्होंने इसमें कोई ना कोई प्लेजर देखा है। तो इस प्लेजर को कैसे तोड़ना है। अभी आपने वाई बनवाया था, यहाँ पर एग्जैक्टली वाई का उल्टा है कि अगर मैं अमीर बन जाऊंगा तो मुझे किन चीज़ों का नुकसान होगा, मुझे ये भी पता होना चाहिए। मुझे अपने पुराने मित्र खोने पड़ेंगे, करेक्ट, ठीक है ना। कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं कि वो मुझे मेरी बुराई करने लगे ज़्यादा। हो सकता है कि मुझे कोई किडनैप न कर ले। तो बीमार अमीर बनने के बहुत सारे नुकसान भी है। तो हो सकता है यही आपके फियर आपको रोक रहे हों। बेसिकली इनको हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, इकोलॉजी इशू कहते हैं। और इसमें उल्टा भी है कि अगर मैं गरीब रहूं तो मुझे किन चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। यार बढ़िया है ना, कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, दिन कट ही जाता है। कई बार मैं जब लोगों से कहता हूँ तुम बीमार नहीं हो, तुम असलियत में पेन और प्लेजर के इसी चक्कर में गड़बड़ कर रहे हो। बीमार रहकर अगर मुझे सिग्निफिकेंस मिल रही है, प्यार मिल रहा है किसी का, मेरी वाइफ का प्यार मुझे मिल रहा, बेटे का प्यार मिल रहा, मेरे दोस्तों का प्यार मिल रहा कि यार तुम तो बीमार रहने लगे यार, तो मुझे तो इससे बढ़िया बात ही नहीं लग रही सब लोग। क्योंकि अगर मैं हेल्दी हो जाऊंगा तो घर वाले कहेंगे ये रहे तुम्हारे 6 पराठे, बगल में दवा और कमा के लाओ। तो यार वो तुम्हारा तो कोई भी नहीं पूछ रहा मुझे। करेक्ट। तो हेल्दी आदमी को तो कोई भी नहीं पूछेगा। करेक्ट। तो कई बार याद रखिएगा, हम जो लाइफ में कंगाली लिए घूम रहे हैं, वह हमें कोई ना कोई हिडन बेनिफिट रिवार्ड दे रही है। तो सबसे पहला काम है कि अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करते हुए, इन गोल्स को बनाते हुए ये भी देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस गोल को अचीव करने के बाद मैं कोई ऐसी चीज़ खो रहा हूँ जहाँ पर पता है, वहाँ पर कई बार मैं लोगों से कहता हूँ कि तुम गोल को पूरा अभी कोई एक्शन ना लो। मैं आपसे भी कहता हूँ, सबसे कह रहा हूँ, जो भी आपके गोल हैं एक बार उस गोल पर पहुँच कर देखो कि मानो वो गोल पूरे हो चुके हैं, वहाँ नए लोग आ चुके हैं, उनके नए रूल्स हैं, नई लैंग्वेज हैं, नए तरीके हैं उनके जीने के, ठीक है ना। वहाँ पर आपके पुराने लोग आपको छोड़ चुके हैं, नए पुराने दोस्त, नई हैबिट वहाँ लेनी पड़ेगी। वहाँ कुछ भी एवं ही नहीं कह दिया है। Correct. वहाँ पर आपको कई बार टैक्स के बारे में जानना पड़ेगा, जीएसटी के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइम से आपको
इनकम टैक्स का भी छापा लग सकता है, हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं ना। यस, आर यू कंफर्टेबल देयर, वो कहते हैं नहीं। मैंने कहा योर सबकॉन्शियस नोज कि ये तो पेनफुल सिचुएशन है। तो नहीं जाना है। हाँ, और correct। यहाँ पर कितना बढ़िया है, कुछ भी नहीं है, आप 4 परोठे पराठे सुबह मिल ही जाते हैं और इसके परे चाहिए भी क्या। तो याद रखिएगा, कई बार हम अपनी ग्रोथ के साथ बहुत नेगेटिव इंटरनल वर्ल्ड में, जिनका हमें पता नहीं होता, उन बिलीफ्स को जोड़े रखते हैं। जब तक वो नहीं आप उखाड़ेंगे तो आपको 2 वाई क्रिएट करने हैं। एक, अगर मैं हेल्दी हो गया, तो पैसे वाला हो गया, तो बेनिफिट क्या होंगे, और नहीं हुआ तो भी बेनिफिट क्या हो रहे हैं। तो इनको हैंडल करना है। मान लेते हैं अगर मैं ये कहूँ कि यार कोई लखपति करोड़पति बना के मुझे किडनैप कर लेगा, तो मुझे पहले ही पता है कि जब मैं वो बन जाऊंगा तो मैं अपने लिए बाउंसर रखूंगा, ठीक है ना, या मैं ऐसी जगह पर रहूँ, अपनी सेफ्टी रखूंगा। करेक्ट। लेकिन मैं ये नहीं कि मैं गरीब रहूँ, तो गड़बड़ी हो जाती है। अमेजिंग। और शायद इसी तरीके से बड़े बड़े लोग सोचते रहेंगे। तो मैं अभी अगले सवाल में वही पूछना चाहता हूँ कि चलो मैंने गोल्स तो बहुत बड़े बड़े रख लिए हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आज जितने भी सक्सेसफुल या अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, जो जो चीज़ सोचते हैं वो कर दिखाते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस को कैसे हैंडल करते रहेंगे, वो अपने सबकॉन्शियस को कैसे ट्रेन करते रहेंगे, जिससे कि वो सारी चीज़ें जो सोचते हैं वो तुरंत मिल जाती हैं उनको। देखिए, ये सभी के पास कला होती है थोड़ी सी, लेकिन कई बार हमारे बिलीफ सिस्टम में इतनी गड़बड़ होती है। वो तो मेरे में भी है, मुझे भी तो इतने दिन लगे भाई। अगर मुझे ये जानकारी 20-21 साल की उम्र में मेरे स्कूल में पढ़ा दी जाती है और ना पढ़ाते मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी, हाँ, तो मुझे तो लगता है कि ये पढ़नी चाहिए थी। मुझे पढ़ा दिए वहाँ पर कि ये हिस्ट्री है, ठीक है ना। हिस्ट्री का मतलब हिज स्टोरी होती है, वो किसी की लिखी हुई स्टोरी है, हमें तो पता नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि जो लोग अपने काम को पूरा कर रहे हैं, उनके पास, याद रखिएगा, आपकी बॉडी नहीं करती काम जब तक कि उसके पास एक चीज़ नहीं होती जिसका नाम है इमोशन। वही वाली बात है कि जब उस मदर को, जब तक एक डॉक्टर नहीं मिल जाएगा, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी, तब तक उसे ना मूवी में मज़ा आएगा और ना ही बहाने बनाने में। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो याद रखिएगा, असफलता तब भी आती है जब उसकी विकल्प हमारे पास होता है कि ये चलो असफलता भी एक विकल्प है, ठीक है ना। नहीं तो आप नई ट्राई करते रहेंगे, नई कोशिश करते रहेंगे। वैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे ही आप इंटरनल वर्ल्ड में एक रूपता ले आते हैं, और वो एक रूपता है रेट्रो कोजल, एक वर्ड दे रहा हूं, मैं भी बता रहा हूं। वो एक रूपता ये है कि जैसे ही तुम और तुम्हारे गोल को अचीव करने वाली इमेज एक हो जाए। आज मैं यहां पर हूं, मान लेते मैं एक्स अमाउंट कमा रहा हूं और मैं इसे 10x करना चाहता हूं, ठीक है। अब वो 10x करने वाली जो राम वर्मा की इमेज है, क्या मैं उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूं? क्या मैं उसके साथ एक रूपता में हूं, हार्मनी में हूं, या वो इमेज अलग है और ये अलग है? क्वांटम फिजिक्स में ये बताया गया है, जिसका नाम नॉन लोकेलिटी है। इसको नॉन लोकेलिटी नाम का एक सिद्धांत है, और ये क्वांटम डॉक्टर भी एक किताब आई है, उसमें भी है। नॉन लोकेलिटी का मतलब है कि जैसे ही एक एनर्जी के 2 पार्टिकल अगर आप ले लें और उन्हें आप 1,00,000 किलोमीटर दूर भी रख दें, तो जैसे ही आप इसमें करंट देंगे तो वो एकदम से करंट फील करेगा। करेक्ट। जबकि उसे 1,00,000 किलोमीटर जाने के लिए एक स्पीड, मैक्सिमम स्पीड लाइट की होती है, उतना समय लगना चाहिए था, पर उतना नहीं लगता। समझ गए? उसे कुछ हो जाता है तो इसे पता चल जाता है। याद रखिएगा, जैसे ही आप और आपका फ्यूचर यू, जैसे ही आज का प्रेजेंट यू और फ्यूचर यू दोनों में एक रूपता हो जाएगी, तो याद रखिएगा आपका फ्यूचर यू आपको अपनी तरफ खींचने लगेगा। जब लोग कहते हैं कि मैं अपनी कंगाली से बाहर निकलना चाहता हूं, मुझे तरीके बताओ, मैंने कहा मेरे पास तरीके नहीं है। तरीके तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें बताएगा, जिसको सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है। लेकिन तुम उस इमेज को बनाकर देखो, वो मैं बनवा देता हूं। जब लोग कहते हैं कि मैं ठीक होना, मैं बीमार नहीं रहना चाहता, मैं हेल्दी रहना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं उस हेल्दी इमेज को ले जाकर उसके साथ अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को, अपने लिंक को, अपने मर्जर को पूरा करो। तो वो इवेंट आपको खींच लेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, ये फिजिक्स में लिखा हुआ है, देख लेना। अगर आप इसे नहीं पढ़ना जानते तो ये मेरी गलती नहीं है। कई बार लोग कहेंगे इसमें क्या, ये तो आपकी समझ में इसलिए नहीं आया कि आपको पता नहीं, लेकिन ये फिजिक्स तो यही है। क्वांटम फिजिक्स को पढ़िए तो ये, और हमारा माइंड सारा का सारा क्वांटमली चल रहा है, एनर्जी बेस्ड है। गॉट माई पॉइंट? तो याद रखिएगा, व्हाई डोंट यू क्रिएट दैट इमेज ऑफ योर्स इन फ्रंट ऑफ, आई मीन इन फ्यूचर। आप अपनी इमेज को फ्यूचर में वैसी बनाइए जिसके साथ आप पूरी तरह से एक हो चुके हों, और वो इमेज आपको जब अपनी तरफ खींचते। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप चौंक जाएंगे। आप किसी एक गोल को पूरा करके, किसी एक गोल के लिए आज एक इमेज बनाइए 2-3 घंटे के लिए चुपचाप, कि मैं फ्यूचर में ये बन चुका हूँ, मेरा ये काम भी चल रहा है,
यहाँ से मुझे ये रिवार्ड मिल रहे हैं, यहाँ से ये रिवार्ड। जैसे ही वो इमोशन बननी शुरू हो जाएगी, इसे 2-3 बार कर लीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद आप अपने पुराने पैटर्न को करके देखेगा, यार देर से उठ रहा हूँ, अचानक आपके अंदर बेचैनी बढ़ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, याद रखिएगा, और आपको अच्छा नहीं लगेगा। और उस समय कहेंगे यार मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ, यार कुछ मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, जिंदगी में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि आप उस जिंदगी में ऑलरेडी जुड़ नॉन चुके हैं, लोकेलिटी के हाँ। सिद्धांत को पूरा कर चुके हैं, और Correct. वो इमेज अब आपको अपनी तरफ खींच रही है। करेक्ट, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ, मेरे मेंटर कहा करते थे, भाई साहब तुम गोल को पूरा नहीं करते हो, असलियत में वो गोल आपको अपनी तरफ खींचता खींच है, रहा है। और जब जब वो तुम उसकी तरफ नहीं जाओगे तब तक वो तुम्हें बेचैन करेगा, बिकॉज यू हैव ही हैज हिज सोल इन यू नाउ। ट्रू, उसका सोल आपके अंदर पड़ा है, ट्रू, ट्रू। तो जितना आप उसकी तरफ जाओगे उतना ही आप फ्लो में रहोगे। इसके अलावा जैसे ही तुम इस रूटीन को तोड़ोगे, कुछ और करोगे, वो आउट ऑफ फ्लो करोगे। अचानक लोगों पे गुस्सा तुम्हें आना लगेगा। जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो, जब भी आपकी नींद खराब हो रही है, जब को आपको ऐसा हो रहा हो, समझ लीजिए कि आपका ये 2 तरह से हो सकता है। एक कि आपने कोई गलत चीज़ें थॉट ले रखी है, या फिर आपका जो फ्यूचर की इमेज है वो तुम्हें पुकार रही है। सबसे बढ़िया बात है कि फ्यूचर की इमेज को पुकारने दो। नहीं, और ये 100% सच बात है। मैं खुद, अगर मेरा खुद का मैं आपको बताऊँ ना, जैसे मैंने अपना फ्यूचर यू बना के रखा है, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मतलब फिट एंड फाइन, मतलब मैंने इमेजिन करके रखा है कि हाँ यार 1 साल के अंदर मुझे कुछ ऐसा बनना है। अभी कल मेरे बेटे का बर्थडे था, हम कहीं रेस्टोरेंट में गए थे, ठीक है यार सब लोग खा रहे तो मुझे खाना पड़ता है, तो मैंने कुछ जंक फूड वहाँ पर खा लिया। कहीं ना कहीं अंदर यार गिल्ट हो रहा था कि यार शिट, मतलब गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं खाना चाहिए था। आज सुबह हमारा शूट था तो मैं जिम नहीं जा पाया, तो अंदर मन में कहीं ना कहीं था यार नहीं, भले हो काम हो कुछ भी हो, लेकिन मुझे अगर ऐसा बनना है तो ये मैंने गलत किया। और अगर इसे बनते हुए आपको एक रूल है उसका, क्वांटम फिजिक्स का, हाँ। वो ये है कि उसे कंटिन्यूटी में ले आओ। यू हैव ऑलरेडी बिकम दैट। मानो वो बन चुका है, आपके सामने उस इमेज को लाओ, एंड वहाँ पर उसको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, उनमें वो वाई डाल दो। करेक्ट। और वो वाई है कि आपका बेटा कह रहा है, डैड यू आर द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन माई लाइफ। और वो आवाज़ जो है उसे आप पूरी बॉडी में ले आओ, एंड सडनली यू विल सी दैट योर बॉडी हैज स्टार्टेड गिविंग द रिजल्ट्स इवन व्हेन यू ईट मोर। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ न्यू प्लेसिबो, एक नई स्टेट क्रिएट कर लिया आपने। कमाल की बात यह है कि और वो इमेज तुम्हें अपनी तरफ खींचती रहेगी। कई बार आप भटक भी जाओगे, फिर खींच लेगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नहीं, ये बहुत सच बात है कि आपको फ्यूचर इमेज बनाना है, और वहीं से वही अगर आपको पुल करे तो बहुत अच्छी बात है। सर, बीच में अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो आप NLP से ठीक करते हो। इनफैक्ट हमने कहीं कहीं सुना है कि माइंड से ही हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बताइए कि अगर हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि बहुत सारी बीमारियों को खुद ही उसका इलाज कर लेता है, तो यार ये फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत क्या है? और ये सच में होता है ऐसे माइंड से सारी चीज़ें ठीक? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर की बात का सवाल है, जब हमें कोई इमरजेंसी होती है, दे आर गॉड फॉर अस, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है ना। और कुछ जगहों पर मेडिकल साइंस ने सचमुच में हमें बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया वंडर्स दिए हैं, वो है सर्जरी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं अपनी माइंड की बात कर लेता हूँ। यह माइंड से बीमारियाँ ठीक होती हैं, यह बीमारियाँ कहाँ से ठीक होती हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ आपको। आपकी बॉडी कभी बीमार पड़ना नहीं जानती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेडिकल साइंस कहती है। हमारी बॉडी के अंदर इतनी प्रक्रियाएं चलती हैं कि वो अपने आप को ठीक रख सकती है। ओके। ठीक है ना। एक समय होता है जब आप 99% केसेस में, अगर कोई जेनेटिकली बच्चा बाहर पहले से नहीं लेकर आया बीमारी, दूसरी बात है, नहीं तो आप एक उम्र तक खूब दौड़ते थे, खूब खेलते थे, मिट्टी खा लेते थे, चोट लग जाती थी, ठोकर कितनी लगी है, हाँ। कट लगते रहते थे, और आपकी बॉडी हील कर लेती थी। ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी की पूरी वहाँ पर हारमोनी थी आपके माइंड के साथ। माइंड से कैसे बीमार पड़ते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है ना। और कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, मैं ये भी बता दूंगा। अगर इस समय आपको कोई कोबरा दिखाई दे जाता है तो इमीडिएटली आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, डर लग जाएगा। हाँ। इसका मतलब है कि आपने एक चीज़ को देखा, आपके माइंड ने उसकी इमेज को लिया, इमेज को लेते ही आपकी हाइपोथैलेमस और मोटर कॉर्टेक्स ने इमीडिएटली उस इमेज को कन्वर्ट कर दिया केमिकल्स में, और वो केमिकल्स आपकी ग्लैंड्स पर गए, और ग्लैंड्स ने अपने हार्मोन निकालकर आपकी सेल को दे दिया कि हम इमरजेंसी में है, भागो। इसे हम फाइट फ्लाइट मोड कहते हैं। यानी कि एक इमेज से
जो इमेज आपने देखी थी वो केमिकल में बदल गई है ना? कमाल की बात। हमारा ब्रेन एक काम करता है कि वो आपके परसेप्शन को जो आवाज़ों और इमेजेस में पड़ा है उन्हें केमिकल में ट्रांसफ़र कर देता है। जो डोपामीन है वो केमिकल ही तो है, ऑक्सीटोसिन केमिकल ही तो है। केमिकल ही है, हाँ। तो जो भी थॉट आता है सडनली वो एकदम से उन मॉलिक्यूल में बदल जाता है, केमिस्ट्री में बदल जाता है, केमिकल्स में बदल जाता है। और वो केमिकल्स आपकी यहाँ एक ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, वो पकड़ लेती है। अगर वो खुशी का माहौल है तो वो आपके अंदर एक तरह से रेस्ट एंड डाइजेस्ट क्रिएट करती है कि आप रेस्ट में करो, आई मीन रिलैक्स करो। और रिलैक्सेशन में आप डाइजेस्ट करते हैं वो आपने जो खाना खाया। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस को पता चल जाए कि मेरे सामने कोबरा आ चुका है, ठीक है ना, और उस कोबरा की वजह से एक पिक्चर बन गई दैट आई एम इन डेंजर, तो अचानक वो हाइपोथैलेमस एक्टिव मोड में आ जाएगा और वो आपकी एड्रेनल ग्लैंड से कहेगा कि कोर्टिसोल रिलीज करो। कोर्टिसोल आपके ब्लड में जाएगा और इमीडिएटली आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाएंगे। फाइट करो, या तो लड़ो या तो दौड़ लगाओ। करेक्ट। बेसिकली जितनी भी हमारी बीमारियां हैं वो बीमारियां नहीं हैं, वो मात्र संदेश हैं कि हम फाइट एंड फ्लाइट मोड से बाहर नहीं आए। बहुत डीप बात बता दी सर, वापस बतानी पड़ेगी डिटेल में। हम बीमार नहीं हैं, हमारी जितनी भी, इसीलिए मेरे मेंटर तो ये ने तो मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी जब मैं बीमार था और ठीक कर रहा था कि योर डिजीज़ आर द मैसेंजर्स, वो सिर्फ आपको बचाने के लिए आई हैं। इवन याद रखिएगा जब साइकोलॉजी को पढ़ेंगे डीपली तो कैंसर इज ए डिफेंस मैकेनिज्म, कैंसर भी डिफेंस मैकेनिज्म है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ। फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा सोचते हैं हमारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है ना, हम हाँ। 5-6 लोग बैठे हैं यहाँ पर, पॉडकास्ट टीम है हमारी, यहाँ सब ठीक है, हम अपने अपने काम को कर रहे हैं। करेक्ट। बिल्कुल। मान लेते हैं अचानक एकदम से पानी का बड़ा बहाव आ जाता है, हम क्या करेंगे? एक दूसरे को पकड़ लेंगे। वी वांट टू सर्वाइव नाउ। करेक्ट। ठीक है ना। जब भी याद रखिएगा आपकी जब भी बॉडी, आपके माइंड के पास कोई भी इशू नहीं है तो आपकी जो सेल है वो अपना काम कर रही है। हमारा ये कैमरामैन अपना काम कर रहे हैं, ये रिकॉर्डर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारा दूसरा स्टाफ काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं ना, सब कुछ ठीक ठाक यही काम करते हैं। जब आप हमारी बॉडी बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी स्टेट के साथ होती है तो हमारी बालों की प्रोटीन बायोटिन बना रही है, स्किन की प्रोटीन कोलाजन बना रही है, हमारी हड्डियों की प्रोटीन हड्डियों की सेल्स हड्डियों की प्रोटीन बना रही है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो अपने एंटीबॉडीज बना रही है, वो भी प्रोटीन है। क्लियर है? यानी कि हमारे शरीर में करीब 1,40,000 तरह की प्रोटीन बनती है। कैन यू बिलीव इट? कितनी? 1,40,000। इतनी प्रोटीन हमारी सेल बनाना जानती है, वो बना रही है। और कमाल की बात है वो गलत नहीं बना रही। लीवर की सेल कभी ये नहीं कि मैं बालों का कोलाजन बनाऊंगी, बालों की सेल ये नहीं कह रही कि मैं तुम्हारा आई का वो बनाऊं, नहीं, वो अपना जानती है। इतनी बॉडी आपकी इंटेलिजेंट है, इसकी तो इंटेलिजेंस के ऊपर तो कितना भी लिख सकते हो। करेक्ट। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मेरे सामने शेर आ गया, जैसे ही मेरे पास कोबरा आ गया, या मैंने सोच लिया इस टाइम मेरे पैरों के नीचे से शायद कोबरा गुजर रहा है, मैंने परसीव कर लिया कोई भी इवेंट, तो अब ये सेल को हाइपोथैलेमस, मेरा क्राउन चक्रा बता देगा एड्रेनल ग्लैंड को, हमारे चक्रा जो होते हैं, और वो एकदम से कोर्टिसोल मेरी बॉडी को दे देगा। और अब हमारी सेल क्या करेंगी? वह अपना काम नहीं करेंगी, अब वो पूरी तरह से फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ चुकी है। और वो अब सर्वाइवल केमिकल बनाएंगे, जिसको हम चीपर प्रोटीन कहते हैं, जिसको हम कैंसर भी कहते हैं। कभी भी डॉक्टर से पूछेगा कि चीपर प्रोटीन बनने का मतलब, वो कहता है गड़बड़, बीमारियां। और ऐसे में कई बार जो हमारी सेल हैं वो आपस में क्लस्टर बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना, ताकि वो सर्वाइव करें। करेक्ट। ठीक है ना, एक जगह जुड़ जाएं और वो अपनी उम्र को बढ़ा लेती हैं। जिस सेल को 100 दिन में मरना है वो 150 दिन में भी नहीं मरती। जिस तरह से अगर मैं अपने घर में जाके कहूँ कि भाई हमारे पास खाना नहीं है, तो मेरी फैमिली क्या कहेगी? कोई बात नहीं, हम 3 दिन भूखा रह लेंगे। करेक्ट। यानी कि वी कैन सर्वाइव विदाउट इट, हम अपनी लॉन्जिविटी बढ़ा लेंगे। करेक्ट। तो जब भी याद रखिएगा, हमारी डिजीज जो है बेसिकली हमारे लिए संदेश वाहक है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा। और जैसे यहाँ पर ठीक चलता है तो ओवरनाइट चीज़ों ठीक कर लेते हैं। और मेडिकल साइंस के पास कैंसर को ठीक करने के लिए 4,000 ऐसे केसेस हैं मेडिकल साइंस के पास, जिन्होंने ओवरनाइट 4th स्टेज के कैंसर को ठीक किया, पर वो नहीं पढ़ाए जाते आपको। करेक्ट। दूसरी तरफ आपको फियर दे दिया जाता है कि ये यार लाइलाज है। लाइलाज तो बनी गया जब आपने बोल दिया, क्योंकि डॉक्टर तो सिग्निफिकेंट आदमी है। हाँ, सही वो जो भी बोलेंगे हम तो उसको मानेंगे। लेकिन जैसे ही आप किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है 4,000 रेमिशन केसेज हैं,
ओवरनाइट लोगों ने ठीक कर लिया। बढ़िया। तो सर अभी तक हमने ये चीज़ समझी कि हमारा माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है, उसके साथ भी हम क्योर कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। तो आज हम ये पॉडकास्ट को 2 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट ऐसा रहेगा, मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हम एनएलपी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, हमारे माइंड पावर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरे सेगमेंट में कुछ हम ऐसी बातें करेंगे कि आने वाले साल में 2026 में कौन सी ऐसी बीमारियाँ हो या फालतू की कोई ऐसी डिजीज़ हो जिससे हम बच सकते हैं अगर हम आज अवेयर हो जाए तो पहले तो बताइए, आपने इतने लोगों को काउंसिल किया, इतने लोगों की बीमारियों को ठीक किया है सिर्फ उनकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पावर से, तो क्या क्या चीज़ें हम एनएलपी से ठीक कर सकते हैं? देखिए, जो भी बीमारी आपके माइंड से शुरू हो रही है और बॉडी में दिखाई दे रही है, तो उसका बीज कहाँ से हटाना पड़ेगा? बॉडी से कि माइंड से? माइंड से ना। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए। आप एक समुद्र के किनारे घूम रहे हैं बीच पर, हाँ। और बीच पर आपको बहुत सारी लहरें दिखाई दे रही हैं। दिखाई क्या दे रही है? आपको टच कर रही है। कई बार आप अलग से भाग जाते हो, यार जूते गीले करेंगे, या आप मुझे खींच के ना अंदर ले जाए। लेकिन जैसे ही आप इस लहर के परे थोड़ा देखेंगे, भाई 20, 30, 40, 50 फीट अंदर, तो वहाँ पर आपको लहर वो बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन और परे देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि समुद्र मानो शांत है। क्लियर है? हाँ। लेकिन समुद्र का जो वैज्ञानिक है वो जानता है कि रियल जो वेव आ रही है वो वहाँ से आ रही है, सेंटर से, और धीरे धीरे वो दिखाई दे रही है तट से करीब 20 फीट दूर। हाँ। और सबसे ज़्यादा परेशान कहाँ कर रही है? तट पे, बीच पर। तो ये बिल्कुल यही बीमारियों का है। जिस बीमारी को आप देख रहे हैं वो बेसिकली तट पर आई हुई लहर की तरह है, जो विजिबल है, पैथोलॉजी में विजिबल है। सर आपका बीपी इतना बढ़ गया, ठीक है ना? इसके परे क्या था मैं बताता हूँ। जितनी भी बीमारियाँ सब जब भी आपको आती हैं, किसी भी आदमी से पूछ लेना, और बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जब भी आपको कोई भी बीमारी आई है, चाहे बाल गिरे हैं, चाहे आपको थायराइड अचानक हुआ है, चाहे आपको आपको एसिडिटी हुई है, आपको किसी को कैंसर हुआ है, किसी को इवन ओसीडी हुआ है, किसी का एडिक्शन आया है, कोई भी, वो गो इनटू दैट टाइम, उस समय में जाइए और उसके 2, 4, 5, 6, 7, 8 महीने आसपास देखिएगा। आप पाएंगे कि आप एक तनाव में हैं। ये वो मोमेंट था जब आपके पास एंग्जाइटी चल रही थी। ये लहरों के परे जो उथल पुथल शुरू हो चुकी थी, ठीक है ना? और उस समय आपकी जो ग्लैंड्स थी वो गलत हार्मोन रिलीज कर रही थी, और उन गलत हार्मोन को लेकर आपकी जो सेल थी वो अपना काम भूल चुकी थी, अपना प्रोटीन नहीं बना रही थी। इसी का नाम बीमारी है। और इसके परे भी जाइएगा। इसके परे यह है कि और वो जो उथल पुथल चल रही है वो बेसिकली आपके न्यूरल पाथवे में आज भी पड़ी है, जिनको हम पेनफुल मेमोरी कहते हैं, जिनको हम ट्रॉमाज कहते हैं, जिनको हम अनरिजोल्व्ड इश्यूज कहते हैं। इनका कुछ नाम और भी दिया, अनफिनिश्ड एजेंडा भी इन्हीं को कहा जाता है। तो जब आप इन अनफिनिश्ड एजेंडा को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो नेचुरल रिजल्ट आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल ये है कि एक पेड़ है, बहुत दिनों से मैंने उसके पानी नहीं दिया। जून का महीना आ गया, मई जून का महीना, वेस्टर्न यूपी में 42 डिग्री टेम्परेचर में, ठीक है ना? मैंने उसको पानी नहीं दिया, और अब उसके पत्ते सूख रहे हैं, उसकी कलियां सूख रही हैं, उसके फल सूख रहे हैं, उसके फूल सूख रहे हैं, उसका तना भी सूखने लगा। अब मैं एक पत्ती वाले डॉक्टर के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि देखो, जिसकी पत्तियाँ सूख रही हैं इसको ज़रा आप पैथोलॉजी करो। वो कहेगा इसमें फला प्रोटीन कम होने लगी है। अब मैं क्या करूँ? उसको प्रोटीन देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं फूल वाले के पास जाता हूँ, वो कहता हाँ इसमें तो ये कंपाउंड कम है, चलो ये कंपाउंड इसको इंजेक्ट कर देते हैं। फिर मैं फल वाले के पास जाता हूँ, अरे रे इसमें ये कीड़ा लगता है, इस कीड़े को मैं खराब इसकी पेस्टिसाइड बना देता हूँ। सर ये तना खराब हो रहा, अच्छा इसमें मैं कुछ और केमिकल बांध देता हूँ तने पर ताकि ये मजबूत हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ 1 बाल्टी पानी की थी। तो याद रखिएगा, वो 1 बाल्टी पानी जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और जो आपका पेड़ है वो बेसिकली आपका आपकी पूरी बॉडी है, उस पेड़ की तरह देखिएगा। तो आप जब हम कह रहे हैं कि ये बीमारी, अब अगर मैं कहूँगी कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है ना, मैं मानता हूँ कि वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई और एक्सीडेंट करके चला गया, ठीक है ना, लेकिन उसकी हीलिंग अगर आप विजुअलाइज करें बार बार तो हीलिंग को आप फास्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वो तो सब साइकोसोमैटिक है। एक समय था जब आप बीमार नहीं थे। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ आपकी उम्र क्या है, वो कहता है जी 41 साल है या 42 साल है। ये बीमारी कब हुई है? सर मैं जब 40 का था, 2 साल पहले। तो मैं कहता हूँ अच्छा एक बार बताओ, 39 साल की उम्र तक आप हेल्दी थे और अचानक आपकी बॉडी ने बीमार पड़ने का डिसीजन लिया, क्यों? बस मुझे ये बता दो, कुछ तो चेंज हुआ रहेगा। और एकदम से कहता है सर वो एक्चुअली ये पंगा हुआ। तो इसका मतलब है कि ये पंगा अगर ठीक हो जाए, तो अगर आप एक
छोटा सा काम करना शुरू कर दें कि आप अपने पास्ट को देखकर उन इश्यूज़ को देखना शुरू करें, कहाँ मैं बंधा खड़ा हूँ, मेरे साथ ये किसी ने गलत बोला है, आज भी वो आवाज़ें आ रही हैं, उसने गलत किया, आज भी वो आदमी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने किसके साथ चोरी करी, वहाँ पर आप बंधे खड़े हो, ऐसा लग रहा है कि आपको जेल में, आप लॉकअप में, ठीक है ना, यहाँ मैं गरीब हूँ, आप इसका मतलब वहाँ पर नाराज से खड़े हैं, यहाँ पर मुझे किसी ने गलत तरीके से टच किया था, इसका मतलब वहाँ बेचैन है। अभी मैं कल ही की बात है, आई गोट अ कॉल, उन्होंने कहा सर मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी पर मेरी बॉडी दोबारा ठीक, गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना, मेरी बॉडी दोबारा उसी में जा रही है, मैं अस्थमेटिक की तरफ जा रही हूँ, अस्थमा मीन्स दमा। हाँ। मैं यही मुंबई की बात है, मतलब कॉल कहीं और से आई है, तो मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, इवन वो बेड रिडन हो चुकी थी पूरी तरह से, अस्थमा उनको अनकंट्रोल्ड, वो सब ठीक हो गया था। और उसने कहा कि सर दोबारा आ रही है, मुझे आधा घंटा दे दीजिएगा। मैंने कहा बताओ। तो उसने कहा कि सर मैंने बहुत देर तक बात करी, मैंने कहा सब कुछ अभी तो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, फिर भी कुछ बताओ। तो शी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। तो जब ब्यूटीफुल है तो नेचुरली लोगों की नज़रें या इस तरह के ऑफर आने शुरू होते हैं, एंड शी डिसलाइक्स इट बिकॉज उसको कोई अच्छे एक्सपीरियंस नहीं उसके पास मेल्स के साथ। और अभी उसने क्या किया था मेरे से, अभी 3 महीने पहले उन्होंने पूरे के पूरे स्टेट पुलिस ऑफिसर्स को NLP का सेशन दिया और मैंने उन्हें गाइड किया। तो वो इतना अच्छा गया कि पीपल स्टार्टेड लाइकिंग हर, और उनको वो जो मैसेज भेजने लगे। तो मैंने कहा जब तुम्हें ये लाइकिंग मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम रिजेक्ट कर रही हो? उन्होंने कहा एग्जैक्टली सर, आपने पकड़ दिया है, आई कैन शो यू द मैसेज। उन्होंने कहा सर जब भी टाइम मिले मुझे आधा घंटा और दे दीजिएगा। सर पकड़ लिया है, बिकॉज मैं अपनी बॉडी को कर्स कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ यू पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी। मेरे शरीर के कारण मेरे लोग मेरी तरफ अट्रैक्टेड हैं। मैंने कहा देखिए ये गलती करी, ये उनकी इंटेंशन पर तो तुम गई नहीं, तुमने अपने आप को कर्स करना शुरू कर दिया। और वो तो ठीक कर भी नहीं पाओगे आप। तो ये इसलिए वो NLP काम करते हैं कि आप अपने इंटरनल बिलीफ को कंप्लीट बदल दें। तो दुनिया को थोड़ा ठीक कर पाओगे आप, वो तो करेंगे। सवाल ये कि हाउ यू परसीव इट। तो सारा गेम परसेप्शन का है। तो याद रखिएगा, योर डिजीज इज नॉट रियल, सिम्टम रियल है। आपको जो पेन हो रहा है वो रियल है, लेकिन बीमारी इमेजिनरी है। हाँ, बीमारी आपकी इमेजेस से आई। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक का मतलब है जो आपकी इमेजेस पड़ी हैं कुछ, वो आपको तंग कर रही है और वो आपके अंदर सारा का सारा तोड़ फोड़ कर रही है। एक इमेज अगर बन जाए कि विराल, इमेजिन करो कि इस समय पीछे आपके एक काला कोबरा आ चुका है, नीचे से क्रीप करता हो, इतनी देर में ही आपकी फीलिंग खत्म हो चुकी है। ये सो नहीं, वो वापस चला गया, अब ठीक हो गई। ठीक हो गया। अगर आप पॉडकास्ट करते करते एक मैसेज देख लो ऐसा, उसमें लिखा समथिंग इज सीरियस एट होम, एकदम से आपका मूड बदल गया, बदल जाएगा। और अगर 1 मिनट बाद आ गया, अरे सर वो किसी और को मैसेज भेजना था, आपको भेज दिया तो ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। सो योर माइंड इज रेस्पॉन्डिंग टू एवरी थॉट। और याद रखिएगा, हर एक थॉट पर आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जीन बदल जाती है। जीन नहीं बदलती, जीन का एक्शन बदल जाता है। ये है पावर आपके माइंड और की बॉडी के ऊपर। सही है। और माइंड से सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेगस नर्व के द्वारा जा रही है, हर एक अंग पर, हर एक ऑर्गन पर। करेक्ट। हाँ। तो सर ये जो इमेजेस बन जाती है, वो इमेजेस की वजह से हमारी लाइफ और हमारे माइंड और हमारी हेल्थ सारी चीज़ें होती है इफेक्ट। क्या वो इमेजेस को डिलीट करना पॉसिबल है? जी बिल्कुल। आप NLP में तो ये पहले दिन में मैं कर देता हूँ। कैसे होता है ये? अब यहाँ कैसे होता है तो मैं करा देता हूँ एक एक्सरसाइज, अगर आप कहेंगे तो। नहीं, अगर कोई हमारे जो ऑडियंस देख रही है जिसके मन में नहीं, मैं इनको पब्लिकली कराता हूँ कई बार। मैंने करीब 10 लाख लोगों की इमेजेस को हटाने का तरीका बता रखा है। हाँ। आपको बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है। प्लीज इमेजिन करो कि आप शांत बैठकर कंधे सीधे करके इमेजिन करो कि आपके सामने 10-15 फीट की दूरी पर एक गिलास वॉल है, वो ट्रांसपेरेंट है, उसके ऊपर एक टेबल रखी हुई है, उसके ऊपर एक LCD या TV रखा हुआ है। इमेजिन करो उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, पहला बटन दबाओ और इमेजिन करो कि वो इवेंट जो है उस TV में आपने भेज दिया, उस इवेंट को दूर से TV में देखो। इमेजिन करो कि वो अब आपने दूसरा रिमोट कंट्रोल बटन दबाया है रिमोट कंट्रोल का, और इमेजिन करो कि आपने TV के वॉल्यूम को 0 कर दिया। लाइन घट रही है वॉल्यूम वाली 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और इमेजिन करो कि अब आप 0 पर लाकर उसे लॉक कर दीजिएगा। अब आपने उसकी सभी साउंड्स को 0 कर दिया है। अब आप दोबारा उस इमेज को देखो और इमेजिन करो कि उस TV में सारी इमेजेस जो भी हैं वो सिर्फ नॉन साउंड की हो, उसमें कोई साउंड नहीं है, अटर साइलेंस, सन्नाटा छा चुका है। किसी ने कुछ बोला था, उसका मुंह चल रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। कोशिश करो, अगर नहीं अभी भी कोई आवाज़ आ रही तो इमेजिन करो आपने कान में रुई डाल ली है, अब कुछ नहीं सुनाई देगा।
ठीक है ना, कोई चिल्लाया था उसकी आवाज़ बंद हो गई, आसपास की आवाज़ें थी उसको म्यूट कर दो। अब आप तीसरा काम करो, एक बटन लेकर इमेजिन करो कि आपने उस इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना शुरू कर दिया उस इवेंट को, या फिर इमेजिन करो कि गिलास वॉल में आपने ग्रे कलर डाल दिया, उन्हें ब्लैक एंड वाइट करो, ब्लैक एंड वाइट। किसी के चेहरा लाल हो रहा था उसे ब्लैक एंड वाइट करो, आंखें लाल थी ब्लैक एंड, कोई शर्ट पहनी हुई थी ब्लैक एंड वाइट, कोई पीछे की दीवारें ब्लैक एंड वाइट, पुरानी फिल्मों की तरह ब्लैक एंड वाइट करो। अगर कोई कलर अभी भी बचा है, इमेजिन करो कि आपने काला चश्मा पहन लिया। और अब आप इमेजिन करो, एक बटन और दबाओ और इमेजिन करो कि वो जो 2-3 सीन है जो सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, 1 2 3, उन्हें रोक दो, उन्हें फ्रीज कर दो। जैसे हम जूम के मीटिंग को फोटो खींच के भेजते हैं, एक सीन ऊपर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट अप, एक राइट अप, एक लेफ्ट डाउन, एक राइट डाउन, एक बीच में भी है जो प्रोमिनेंट है। अब आप इमेजिन करो कि आपके पास एक रिमोट कंट्रोल और है और आपने एक तेज़ बारिश उन इमेजेस के ऊपर करनी शुरू कर दी जो रुकी हुई है, ब्लैक एंड वाइट है और साइलेंट है। और इमेजिन करो वो इमेज भी धुल गई है और उसका पानी बहता हुआ आपके पैरों से पीछे चला गया समुद्र में। और अब एक काम करो कि इमेजिन करो कि बारिश जारी रखो और शुरू से आखिर तक इन सभी इमेजेस को लाते रहो। अगर कोई बची है उसे रोक कर उसको इमेजिन करो कि वो आपने धो डाली है, लास्ट से बिगिनिंग तक, बिगिनिंग टू एंड। और अब आप एक इमेजिन करो कि एक बटन दबाकर आपने ये टीवी पूरी तेज़ी से, स्पीड ऑफ लाइट से इमेजिन करो कि इट इज़ फ्लाइंग इनटू द स्काई एंड इट इज़ इनविजिबल। ये अदृश्य हो चुका है और ये सूरज से टकराकर ख़त्म भी हो गया है। अब आप जहाँ पर ये टीवी रखा था, यहाँ पर इमेजिन करो कि यहाँ पर आप अपने हंसते हुए, ठाके मारते हुए चेहरे को देख रहे हो, बढ़िया पार्टी करते हुए, जो भी आपकी पुरानी खूबसूरत मेमोरी उसे यहाँ ले आओ और पीछे एक साउंड सुनो, हो जाएगी बल्ले बल्ले, या कोई मराठी गाना है अपना झिंगट जिस पर डांस बहुत करते हैं, इमेजिन करो वो बैकग्राउंड में चल रहा है और अब गिलास वॉल हटा दो और आंखें खोल लो। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। यू कैन हील एनीथिंग विद इन 2x। अगर मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी लोग जितने भी कर रहे हैं वो उनसे कहूँगा कि 10, अगर पहले 10 था उसकी इंटेंसिटी, तो अब कितनी रही? अगर वो 5 से ज़्यादा तो एक बार और कर लीजिए, और जैसे ही 5 या इससे कम आएगी वो ख़त्म हो जाएगी, इसका इफेक्ट खत्म हो, इंटेंसिटी इज ओवर। यू विल रिमेंबर द मेमोरी बट इंटेंसिटी इज ओवर। अमेजिंग टेक्निक। मतलब ये NLP की आप बता रहे हो, ये ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है और इसमें से दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। यस, और मैंने इसको बनाया था, मैं ये कह सकता हूँ 1993 में जब मैं अपने आप को हील कर रहा था, तब मैंने किताबों में बिल्कुल ऐसा कहीं भी नहीं थी, मुझे बहुत ईजी बनाना था इसको, मैंने अपने लिए बनाई, फिर स्टूडेंट्स को सिखाया करता था, फिर लोगों को बुलाया करता था, सिखाया करता था, और 92 से मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ। आज जितने भी ट्रेनर हैं इस टेक्निक से ही वो शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैं कोई क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कर रहा हूँ कि आई डिज़ाइंड इट। एब्सोल्युटली 35 साल पहले। अमेजिंग, ग्रेट। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो आज किसी के बॉडी में कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हुई रहेगी कोई इमेजेस के वजह से, कुछ उसके लाइफ में हुआ रहेगा, और अगर आज वो इमेजेस को ठीक कर दे तो वो अपनी बॉडी को भी वापस से क्योर कर सकते हैं। 100%, नॉट 99, 100%। याद रखिएगा, 100%। अब मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक ब्लॉग पढ़ रहा था, वो एक डॉक्टर का है, वो डॉक्टर इंडियन ही है, शारजा में रहते हैं, उनकी किताब भी बड़ी पॉपुलर, उसका नाम है साइंस ऑफ इमोशन, डॉक्टर फैद बशीर MD है। उन्होंने कहा कि वो एक MD डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि मुझे एक बार NLP की एक वर्कशॉप करने का मौका मिला दुबई वगैरह में, तो अचानक एक आदमी ने कहा कि उनके पास वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है, तो ट्रेनर ने कहा कि गोइंग टू द टाइम जब ये शुरू हुई थी और उसकी स्ट्रेस को, उनकी इमेजेस को, जो स्ट्रेस चल रही थी, किसी ने कुछ बोला था, आपकी नौकरी छूट रही थी, ठीक है ना, वो जो एंग्जाइटी थी उसको हील करने का मौका दिया। कहता है कि अगले दिन के बाद मैं बड़ा स्केप्टिकल, डाउटफुल था, यार ये कैसे हो सकता है। करेक्ट। वो किताब ब्लॉग उनका मैं पढ़ रहा था, किताब उनकी बड़ी पॉपुलर है साइंस। तो उन्होंने कहा कि वो आदमी जब खाना खा रहे थे तो वो आदमी मेरे बगल में ही प्लेट लेके चला, मैंने कहा व्हाट अबाउट योर वेरिकोज वेन, बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, मैंने सोचा कि पूछूं इससे। उसने कहता है कि ही पुल्ड द ट्राउजर्स अप, उसने अपने पैंट को ऊपर किया, उसने कहा सर देखो 50% से भी ज़्यादा गायब है। दैट इज़ द पावर ऑफ योर माइंड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कभी प्लेसिबो को पढ़िएगा जहाँ पर ओवर ना आए। याद रखिएगा, अभी मैं किताब पढ़ रहा था डॉक्टर दीपक चोपड़ा की, किताब तो है डॉक्टर अमित गोस्वामी की, किताब का नाम है क्वांटम डॉक्टर, लेकिन फॉरवर्ड उसने करी है डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने। उन्होंने कहा है कि एक एक्सपेरिमेंट के में ऐसा होता था कि जब प्लेसिबो को हम करते हैं, मान लेते हैं किसी आदमी को जिनको उल्टियाँ लगती थी,
जिनको उल्टियाँ लगती थी, ठीक है ना, तो उन लोगों का एक ग्रुप बनाया गया 100 लोगों का, और 100 लोगों में से 50 लोगों को गोलियां दी गई उल्टी रोकने के लिए, और 50 को दी गई सिर्फ गोलियां, ऐसे ही दवाई। आई मीन शुगर पिल्स। तो ऐसा होता है कि 30% लोग इधर के अपने आप ठीक हो जाते हैं, हाँ। जबकि उन्हें कोई दवाई नहीं दी। Correct. उन्होंने कहा 30% लोग ठीक हो गए, लेकिन ये रुके, ये कोई खास बात नहीं थी। खास ये बात ये थी कि वो 30 लोगों को बेसिकली किसी को गोली, आई मीन डमी पिल्स नहीं दी गई थी, इन सबको उल्टी बढ़ाने की गोली दी गई थी। अरे लेकिन फिर भी 30% ठीक हो लोगों गया। ने ये मान लिया कि उनकी उल्टी ठीक हो जाएगी, उनके माइंड ने इतनी उसको ठीक कर दिया। Amazing. याद रखिएगा, और ये बड़ा सिंपल है, आप प्लेसिबो इफेक्ट को कभी बढ़ा सकते हैं। Correct. इतना सा बात करना है, इतनी सी बात करना है। प्लेसिबो तो बेसिकली आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी का काम है। आपको आप अपने आप को हमेशा हेल्दी देखकर उसको हक करें ना, उसको मर्ज करें ना अपने साथ, Correct. अपने अदर यू को पैरेलल रियलिटी में जाकर देखें ना, आप ठीक हो चुके हैं। आपकी बॉडी और माइंड मानने को तैयार है। अगर आपकी बॉडी ये मान सकती है, माइंड ये मान सकता है कि भूत होता है अंधेरे में और आप हिल जाते हैं, तो ये भी तो मान सकता है कि आप बिल्कुल वहाँ ठीक हैं, तो वो उसे मान लेगा। True. क्योंकि आपका माइंड और बॉडी तो सबकॉन्शियस लेवल पर कोई क्वेश्चन करते ही नहीं है। True. तो सर आप एनएलपी को किस तरीके से देखते हो? क्या ये एक सप्लीमेंट टूल है या मेडिसिन का रिप्लेसमेंट? ये आपकी लाइफ स्टाइल है, इसके बगैर आप काम कर ही नहीं पाएंगे। नहीं कर हर एक आदमी को सीखनी ही होगी। अब नहीं तो तब जब आई मीन आप इस चैलेंज को ले रहे होंगे। और 21st सेंचुरी में तो हर घर में एंग्जाइटी आ चुकी, स्टूडेंट को एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, करेक्ट, अनवांटेड हैबिट्स है खाने की पीने की, करेक्ट, ठीक है ना, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, ठीक है ना, बुढ़ापा समय से पहले आ रहा है, कभी बाल गिर रहे हैं और कभी आपके नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है। शुरुआती एनएलपी से होगी। तो एनएलपी तो लाइफ स्टाइल है, इसे आप अलग क्यों मान रहे हो? ये क्यों मान रहे हो कि जब मैं बीमार पड़ूंगा तब इसको आई मीन शुरू करूंगा? तब तो फिर आप तो गोली भी खानी पड़ सकती है, तब तो इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। और हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि आपकी सारी उम्र की कमाई खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ कि आप एनएलपी सीख कर अपनी लाइफ के 20-30 साल बढ़ा लीजिएगा, और कम से कम अगली जनरेशन को तो आप तंग नहीं करोगे। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसने अपनी लाइफ में टेंशन लेकर अपने बीपी को बढ़ा लिया, फिर उसको हार्ट अटैक पड़ा, आई मीन वो स्ट्रोक पड़ा। कैन यू बिलीव कि स्ट्रोक में जो एक रात का खर्चा कितना था, और उसके पास उतना पैसा नहीं था। उसके कज़न को उसने कंगाल कर दिया, क्योंकि कज़न ने सोचा यार ठीक हो जाएगा, देखेंगे, अब तो करना तो पड़ेगा ना। इन 1 night or 2 nights he spent 30 lakh rupees, and after that he died 1 year later. मैंने ये कहा कि देखो यार, तुम अगर अपना ख्याल ही रखोगे, ठीक है ना, तो तुम अगली जनरेशन को भी गिरवी रख के चले जाओगे, क्योंकि उन्हें तो करना पड़ेगा ना। पता चले एक कहानी लिखवा दी, तुमने जितना कमाया था, जो थोड़ा बचा हुआ था वो अपने ऊपर खर्च करा, और अगली जनरेशन का भी करवा दिया आपने। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? और आपके पास टूल ऐसा है जिसके बारे में आपको जानना ही होगा। करेक्ट। आप अपने नखूनों को काटते हो, जानते हो ना इसके भाई ये काटने जरूरी है, तो माइंड को क्यों नहीं सोचते हो कि ये भी चलाना सीखना जरूरी है? ये आपकी बीमारियों को ठीक रख सकता है। करेक्ट। तो बस इसी से सर हमारा सेकंड सेगमेंट का क्वेश्चन चालू होता है कि भाई क्या हम ऐसा करें अगले साल 2026 में जिससे हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसका रूट कॉज मुझे जानना है, और क्या मुझे ये भी बताइए कि सारी बीमारियों का क्या रूट कॉज एक ही है? नहीं, एक नहीं है, 3 है। ओके। सिर्फ रूट को, जब भी लोग कोई भी कहता है ना ये फला बीमारी को मेरी दवाई जड़ से ठीक कर देगी, तो मेरा एक सवाल होता है जड़ कहाँ है? जड़ है आपका माइंड, गट एंड वेगस नर्व। इसे हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है। याद रखिएगा, एक बच्चा जब माँ के गर्भ में पैदा होता है और वो बड़ा हो रहा होता है, तो जो ब्रेन की सेल जब डेवलप होती है, तो वो सेल 2 भागों में डिवाइड होती है। एक भाग गट बनता है, एक ब्रेन बनता है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक बीच में एक नर्व होती है, उसका नाम है वेगस नर्व। तो याद रखिएगा, या तो आप माइंड से स्ट्रेस्ड हैं, जिसके कारण आपके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनर अर्थक्वेक चल रहा है। ये इनर अर्थक्वेक आपके अंदर, आपकी जो सेल अपना काम कर रही थी वो अपना काम करना भूल गई है। खुद सोचो कि आपके घर में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी बीवी अपना काम कर रही है, माता जी अपना काम कर रही है, तो आपका नौकर अपना काम कर रहा है, आपकी मेड अलग काम कर रही है, ठीक है ना, आपका भाई बैठा हुआ अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है ना। और अचानक एकदम से मान लेते तूफान आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, विल दे बी डूइंग देयर वर्क? नो। अब वो कुछ और कर रहे होंगे ना, अफरा तफरी मचेगी ना। करेक्ट।
यही तो हमारी बॉडी में, इसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं बेसिकली। इसे हम अर्थक्वेक, इनर अर्थक्वेक कहते हैं। लेकिन उसके बाद हम शांत होना भी तो चाहिए ना। करेक्ट। क्योंकि ये तो आएगा हमारी लाइफ में। हो ये गया कि 21st सेंचुरी में ये जो इनर अर्थक्वेक है ये चलता जा रहा है और हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि शांत होना भूल गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन वो कैसे होंगी वो तो एक NLP के लिए थ्रू कर सकते हो। कोई भी एक कॉम्पिटेंट NLPer अगर आपकी लाइफ में है तो उसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहला काम करना है कि आप अपने पास्ट को हैंडल करिए, क्योंकि जितना भी आपका परसेप्शन है वो आपके पास्ट से आया है। वहाँ पर कहीं पर आप हर्ट हुए हैं, कहीं पर आपको चोट लगी है, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ, कहीं पर एक्सीडेंट देखा है, कहीं किसी आदमी ने गलत टच किया आपको, ठीक है ना, किसी ने गलत बोला है। करेक्ट। तो उनको आप NLP के द्वारा उन परसेप्शन को आप हटाइए। दूसरा है आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करिए। अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करने के लिए जो मैं टेक्निक बताई है कि आप अपने सामने अपनी एक नई इमेज को देखना शुरू करें। और तीसरी चीज़ है कि आप न्यूरोप्लास्टिसिटी भी इंक्लूड करें NLP के साथ। जब मैं NLP पढ़ाता हूँ तो NLP 2.0 पढ़ाता हूँ, जो 6 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है बाकी लोगों से। तो आई एम नॉट टीचिंग NLP नाउ। मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है और अपने ही एक्सपीरियंस को उसमें जोड़ दिया। NLP 2.0 का मतलब है कि अब आप अपने फ्यूचर में जाकर क्वांटम यू को क्रिएट करिए। हाउ डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, और उसके साथ मर्ज रहिए, ठीक है ना। अगर मैं फ्यूचर में अपनी हेल्दी इमेज को नहीं देखूंगा वाई के साथ, तो आज मुझे बर्गर खाने वाली कंपनी बाहर बैठी है ना, सिगरेट बनाने वाली कंपनियां बाहर बैठी है ना, यस और नो, शराब बनाने वाली कंपनी बाहर बैठी है ना। तो अगर मैं अपनी इमेज के साथ ही मर्ज नहीं हूं, तो मैं चारों को साथ अभी ये पीऊंगा, फिर उसके साथ वहां पीऊंगा, फिर उसके साथ ये करूंगा और काम हो गया, ठीक है ना। तो आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, ये कहते हैं ना। जाना था हरिद्वार और पहुंच गए आप लोकअप में। सर बहुत 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 सारी वैल्यू मिल रही है मुझे आपके पॉडकास्ट से, आपके साथ कन्वर्सेशन करके। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती होगी। क्या सबसे बेस्ट सीखने मिला मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, अगर सर सब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारे कोई भी व्यूअर अभी देख रहे हैं, अगर वो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेंटल कोई हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे, जैसे लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल डिप्रेशन से या तो स्ट्रेस से या तो एंजाइटी से, और कभी अगर उनको एकदम क्विक 5 मिनट में रिलीफ चाहिए, एक सडन रिलीफ, तो वो क्या ऐसी चीज़ करे, क्या एक्टिविटी करे जिससे वो सारी चीज़ों से बाहर आ सके? देखिए सिंपल है, जब भी आपको एक रूल समझना होगा कि माइंड एंड बॉडी इज़ वन। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है और आपको एकदम से क्विक रिजल्ट चाहिए, तो आप अपनी बॉडी का यूज़ करें। बॉडी का मतलब है कि आप इमीडिएटली अपने कंधों को और स्पाइन को सीधा कर दीजिएगा। जैसे आप कंधों को स्पाइन को सीधा करते हैं तो आपका पहला मैसेज आता है, बिकॉज आपके स्पाइन में वही न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके माइंड में होते हैं। जैसे उनको सीधा करेंगे, एकदम से आपको लगता है कि अब आई कैन हैंडल द थिंग्स नाउ। दूसरा काम है ब्रेथ। ब्रेथ को हम प्राण कहते हैं। बेसिकली ये अलाइन करता है हमारे इंटरनल वर्ल्ड को। जितनी भी हमारी स्टेट है वो हमारी सबसे पहले हमारी सांसों पर दिखाई देती है। हम घुट जाते हैं, इसलिए कई बार लोग कहते हैं यार तो मैं घुट गया हूँ इस रिलेशनशिप में, मुझे घुटन हो रही है। तो आप एकदम से लंबा सांस लें ताकि कोई भी घुटन आपको स्ट्रेस हो रही है, जो कि माइंड जो है जो भी उसके पास स्ट्रेस है वो आपकी सांसों पर घुटन के रूप में देगा। तो आप अपनी सांसों को कॉन्शियसली लंबा कर दें और उसे मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। जब भी आप मुंह से धीरे से छोड़ते हैं तो इसके 2 फायदे होते हैं। आपका नर्वस सिस्टम एकदम से शांत होना शुरू हो जाता है। अगर आप 3 सेकंड 4 सेकंड तक इनहेल करते हैं और जब छोड़ते हैं तो 6-7 सेकंड तक छोड़ते हैं, तो आपका जो वेगस नर्व है ये एक्टिव, इसकी वैगल टोन बढ़ जाती है। प्लस यहाँ पर आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। अभी तक सिंपैथेटिक नर्वस है। तीसरा है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। हमारे फेस की 80 मसल्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं हमारी स्टेट को बनाने या बिगाड़ने के लिए। बेसिकली चेहरा आपके माइंड का एक विजिबल रिप्रेजेंटेटिव है। सांस को तो कई बार लोग नहीं देखते, लेकिन चेहरे पर दिखाई देता है ना। इसलिए एक शेर भी है कि लोगों की निगाहों को पढ़ लेने की आदत है, हालात की तहरीरें चेहरे से जुदा रखना। ठीक है ना। तो चेहरे को एकदम से लाओ कि एज इफ मैं बिल्कुल खुश हूँ, ठीक हूँ, और जैसे ही आपकी चेहरे पर ये बदलाव आएगा ऐसे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टेट बदल जाएगी। और चौथी चीज़ है इंटरनल डायलॉग को तेज कर देना। आई एम ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके नाउ, या आई एम इन कंट्रोल। जैसे ही आप इसे दोहराना शुरू करेंगे और उसको कंट्रोल को देखना भी शुरू करेंगे, फील आनी शुरू हो जाएगी। एंड सडनली इसे हम पैटर्न ब्रेकिंग कहते हैं।
तो बेसिकली हमें लाइफ में रोजाना बेकार के पैटर्न को तोड़ना होता है, तो ये पैटर्न ब्रेकिंग है। तो सर ये माइंड और बॉडी आप जैसे बता रहे हो कनेक्टेड होते हैं, तो क्या माइंड कोई सिग्नल्स भी दे सकता है बॉडी के थ्रू? मतलब क्या आप सामने वाले के बॉडी के थ्रू माइंड को रीड भी कर सकते हो? याद रखिएगा, बॉडी में ही राज छुपे हैं आपके माइंड के। जैसे ही आपके माइंड में एक डर आ गया तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आपके सांस की नली बढ़ जाती है। और मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जैसे ही मैं आपके किसी भी बिलीफ को लूँगा कि मैं पैसा कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ, मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये दोनों के दोनों बिलीफ जो है मुझे सिग्नल दे देंगे। और वो बहुत ईजी है, बस इसके साथ आपको लाइव बैठना पड़ता है और मैं आपके यहाँ बता दूंगा कि ये सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं व्यूअर्स के लिए एक चीज पूछना चाहता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल सर मुझे कोई ऐसी 3 हैबिट्स बताइए जो अगर मैं 2026 को एकदम सक्सेसफुल और लेट्स से फॉर एग्जांपल मल्टीफोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन में अपने बॉडी के अंदर ग्रोथ के अंदर लेके आना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी 3 हैबिट्स है जो मैं खुद से उसके ऊपर काम करना चालू करूँ जिससे कि मेरा 2026 एकदम सक्सेसफुल ईयर हो जाए? देखिए, यहाँ पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तो चूज करना बहुत थोड़ा सा मेरे लिए भी चैलेंजिंग है। लेकिन पहली चीज़ है कि आप सुबह उठकर हमेशा एक सर्टेनिटी को देखना शुरू करें कि आज भी मेरे लिए हवा है, आज भी मेरे लिए नई अपॉर्चुनिटी होगी, आज भी मेरे लिए पानी मीठा है, आज भी मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो एक सर्टेनिटी जब भी आपके पास रहेगी तो आपके पास जो अच्छे हार्मोन है वो आपकी बॉडी रिलीज़ करेगी। दूसरी बात है, जैसे ही आप इसको करना शुरू करेंगे आपको सिंक्रोनिसिटी आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि ब्रह्मांडीय संदेश कि यार मेरे लिए सब चीज़ें ठीक हो रही है। अगर कोई चीज़ निगेटिव भी हो रही है तो उसमें आप पॉजिटिविटी देखना शुरू कर देंगे, जबकि उसके लिए एक अलग से हैबिट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला काम ये करिएगा। दूसरा ये काम करिएगा, जो आपके लक्ष्य हैं उनके पीछे के वाई को मत छोड़िएगा। जब भी आप लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं तो लक्ष्य बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप में और उन लोगों में एक ही फ़र्क है कि उनका वाई, उनका कारण, उनका क्यों स्ट्रॉन्गर है। तीसरा काम एक और करिएगा कि जब ये दोनों चीज़ों को पूरा करेंगे वो तभी कर पाएंगे जब आपकी बॉडी में एनर्जी होगी, और उसे लाने के लिए माइंड और गट को ठीक रखिएगा। और गट के लिए आप प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक खूब बढ़िया तरीके से खाते रहिएगा, क्योंकि याद रखिएगा आपका आधा ब्रेन आपके कोलोन यानी कि बड़ी आंत में बसता है, जहाँ पर हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं जो जेनेटिकली आपके डीएनए लेवल पर आपकी हेल्प करते हैं। तो मैं तो ये 3 काम हमेशा करता हूँ। एक, अपने भाई को अपने साथ रखता हूँ, चाहे मुझे जो भी काम करना है। सुबह उठकर मैं हमेशा एक नई सर्टेनिटी में जीता हूँ कि यार जो कल था, चलो जिसने जो कुछ कहा छोड़ो, आज का दिन भी मुझे एक गिफ्ट में मिला, इसको बढ़िया बनाते हैं। और बनाने के लिए जो बॉडी चाहिए उसे मैं फीड करता हूँ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स से, ताकि मेरे जो एनर्जी है वो बढ़िया बनी रहे। सर आप बहुत सारी जगह पर प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हो, थोड़ा मुझे एक लाइन में बता दीजिए ये होता क्या है? और अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे खुद के बॉडी को ऐसे फीड करना भी है अच्छे क्वालिटी प्री और प्रोबायोटिक्स है, तो वो कहाँ से खरीदना चाहिए? देखिए, प्रोबायोटिक होते हैं कि हमारे गट बैक्टीरिया जिनकी पॉपुलेशन 100 ट्रिलियन होती है और जिनकी प्रजातियाँ 10,000 होती हैं, ये घटकर 1600 रह गई हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। इनकी कमी के कारण हमें वाइटामिन्स की कमी पड़ती है, हमारी बॉडी इन्फ्लेम्ड रहती है, मोटापा, डायबिटीज़ और बहुत सारी बीमारियाँ इसीलिए आती हैं कि जो हमारे गट बैक्टीरिया वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है SCFA। SCFA पूरी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो ये, लेकिन इन बैक्टीरिया को बचाने के लिए हमें प्रीबायोटिक भी चाहिए, यानी कि फाइबर भी चाहिए। हमारे बाप दादा जो है 70 से 100 ग्राम फाइबर पर डे खाते थे, अब ये घटकर 15 ग्राम रह गया है, इसलिए हमारे जो बैक्टीरिया ये मर रहे हैं। इन दोनों के साथ साथ आपको अपने माइंड को जोड़ने वाली जो नर्व्स है जिसका नाम है वेगस नर्व, उसको भी एक्टिवेटेड रखना है। तो जब भी आप कोई भी प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का कोर्स करें तो आप ऐसा कोर्स करें जिस पे माइंड की टेक्निक भी आपको साथ में दी जाए, वेगस नर्व को एक्टिवेट किया जाए और आपके गट ब्रेन के ऊपर काम किया जाए। और प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक मेरा मेन रिचुअल है पिछले 2 सालों से, अपने आप को हेल्दी रखने का, बिकॉज अब एज भी बढ़ती जा रही है। करेक्ट। जहाँ तक आपने कहा है तो ये मार्केट में अवेलेबल है, प्रीबायोटिक भी प्रोबायोटिक भी। फर्मेंटेड फूड घर में भी बना सकते हैं, कांजी वगैरह, पर कई बार उससे सारे बैक्टीरिया नहीं मिलते हैं। हमें बहुत सारे बैक्टीरिया की ज़रूरत है, तो कई बार आप मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये भी देखिएगा कि जब आप प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक खा रहे हो तो आपके पास माइंड टेक्निक भी हो। तो ये इनिशिएटिव मैंने भी लिया है, अगर आप कहेंगे तो हम प्लीज़ बताइए। हाँ, तो मैं mindandgutwellness.com है मेरा इनिशिएटिव है, जहाँ पर मैंने लोगों को प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के साथ NLP टेक्निक यानी कि माइंड और गट को ठीक रखने वाले
और वेगस नर्व को एक्टिवेट करने वाली सभी टेक्निक के बारे में पूरी जानकारी दी और एक्सरसाइज करवाई है। वो यानी कि 10 लेसन है उसमें और 8 एक्सरसाइज हैं, 2 महीने का कोर्स है और वो मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि उसकी कॉस्ट कम से कम 35,000 होनी चाहिए थी। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पीपल हैव टू पे ओनली फॉर द प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, करेक्ट एंड जो मेरी तरफ से है वो मैं फ्री कर रहा हूँ। अमेजिंग। मतलब ये एक ही प्रोडक्ट के अंदर हमारा माइंड हमारा गट दोनों अलाइन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, एंड दिस इज़ वेरी यूनिक थिंग। मतलब आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट होगा। मैं लिंक सर इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Sure. अगर आप में से किसी को भी परचेज करना हो, इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मैं सर को इतने साल से जानता हूँ और आई मस्ट से कि सर ने जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है 100% हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। आपके वैल्यू, आप जितनी भी वैल्यू देते हो हमारी ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आई थिंक दिस इज़ द 4th और 5th टाइम हम इसी चैनल पे अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सर मैं पहले ही परमिशन ले लेता हूँ, अगर 1000 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट कर दिया तो हम वापस से मिलेंगे और वापस से Sure. कोई नई वैल्यू ऐड करेंगे। श्योर, 1000 आते पूरे होते ही वी विल रिलीज द न्यू 100%। थैंक यू सो मच। तो भाई मेरे टारगेट है, नीचे कमेंट करके बताओ क्या वैल्यू आपको सबसे ज़्यादा मिला है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।